ने कुछ पढ़ा। अब चाय का हमारे पास बंदोबस्त है इंशाल्लाह। उन्होंने इंतज़ामिया ने यकीन दहानी दिलाई है कि वो तकरीबन 9 बजे के करीब हमें चाय दे देंगे। कम से कम 1 घंटा तो आप मुझे फ्रेश होकर सुनेंगे इस इरादे पे कि चाय आने वाली है जी। फिर 9 बजे आपको फिर चाय मिलेगी तो देख लेंगे उस वक्त हम ब्रेक के करीब हैं या नहीं। फिर ब्रेक के साथ जो है चाय के बाद जब आप दोबारा आएंगे तो फिर मैं दिखाऊंगा कि मेरे पास आपके लिए कितना मसाला है। फिर आप बताएंगे कि आप उसमें से कितना मसाला बर्दाश्त कर सकते हैं। वो जो टेबल्स हैं इंडिपेंडेंस के एक खास पैटर्न पे चल रहे हैं। एक तरीका ये है कि मैं सिर्फ एक टेबल दिखाऊंगा आपसे, बाकी इसी तरह की कहानी है। और एक ये है कि जब तक आप बस नहीं कर देते हम पढ़ते चले जाएं। तो पहले वाला सही है। इस सारे उसमें ऐसा ना हो कि हम बहुत ही वैशी हो जाएं, इस बेचारे को खत्म कर देते हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे मैं कल चाह रहा था, गुज़िश्ता जो वर्किंग कल था जो हमारा, वो मैं चाह रहा था कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे एक अच्छी बात हो जाए। क्या जो अलग अलग एरियाज हैं, गिफ्ट्स इंड्यूसमेंट्स वगैरह, वो समझ आया। नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन की एहतियातें समझ आ गई। अपॉइंटमेंट के वक्त की एथिक्स समझ आ गए। फी से रिलेटेड मामला समझ आ गए। इसको खत्म करते हैं, फिर अगले जो वो है पोर्शन है उसकी बेस बनाते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास कितना टाइम है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सूद की लड़ाई। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सूद की लड़ाई। क्या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सूद की लड़ाई है? नहीं। आपका इंटरेस्ट आपस में कन्फ्लिक्ट में आ जाता है। इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट में आ जाए तो क्या होगा? ऑब्जेक्टिविटी आउट होगी। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मुझे जो है कॉलेज वाले 2 कमेटियों के हेड बना दें। एक कमेटी है वो ये कहती है कि हर दिन बड़ी अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, आपने मॉनिटर करना है कि सारी क्लासों में कोई मसला तो नहीं आ रहा, क्या तमाम लोग अपने सारे सिस्टम के मुताबिक पढ़ रहे हैं, क्या वीकली टेस्ट हो रहे हैं, क्या कॉलेज में एक माहौल बना हुआ है जहाँ पे पढ़ाई हो, और क्या हर दिन जो है वो तमाम टीचर्स बच्चों से सुनते हैं, हर बच्चे की अटेंडेंस ली जाती है या नहीं ली जाती, और तमाम क्लासें अपने स्केड्यूल पर चल रही हैं या नहीं चल रही, और कहीं बिला वजह की कोई छुट्टी करने के बारे में टीचर या बच्चा सोच तो नहीं रहा। एक ये कमेटी है जिसने क्वालिटी को इंश्योर करना है। साइमल्टेनियसली मैनेजमेंट वाले मुझे आके कहते हैं कि आपको एक कमेटी देनी है, और मैं कहता हूँ जी वो क्या कमेटी है? वो कहते हैं आपने ये इंश्योर करना है कि बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती रहे। 6 महीने में 2 से 3 ट्रिप प्लान करना है। हर हफ्ते कम से कम 1 दिन की छुट्टी करवा के इनको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करवानी है। कोशिश करें कि जो पढ़ाई की वजह से एक्स्ट्रा बोझ बन गया है तो इनको गाइड करें कि कब कब कौन कौन सी क्लास के टेस्ट को स्किप करके ये थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकते हैं। तो अब मैं इनमें से किसी एक जगह सही से काम कर सकूंगा। अगर मैं एक अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ तो दूसरे के साथ गद्दारी हो रही होगी, दूसरी पूरी कर रहा हूँ तो पहले के साथ गद्दारी हो रही होगी। फर्ज करें हमसे रिलेट नहीं कर रहा, मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ। एक बंदा आके मुझे ये कहता है कि मेरा ये घर जितने ज़्यादा का बिकवा दोगे ना, मैं तुम्हें उतना अच्छा कमीशन दूंगा। मुझे खरीदार आके कहता है कि मुझे ये घर जितने कम में दिलवा दोगे, मैं तुम्हें उतना फ़ायदा दे दूंगा। अब अगर ये दोनों पोजीशन मैंने एक्सेप्ट कर ली तो क्या होगा? मैं किसी एक के साथ अच्छा चलूंगा, किसी एक के साथ बुरा। किसके साथ अच्छा चलूंगा? जो नोटू ज़्यादा लगाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल किसी ने एक चीज़ बेचनी है और मुझे कहता है कि मुझे इसकी वैल्यूएशन ऐसी करके दे दो कि मैं अच्छे रेट पे बेच सकूं, और साइमल्टेनियसली एक दूसरा ग्राहक है जो कहता है मुझे सस्ती जगह पे एक अच्छी चीज़ बताओ जो मैंने खरीदनी है। तो मेरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। मैं इनकी चीज़ जान के अंडर वैल्यू करूंगा अगर मैंने उससे पैसे कमाने हैं, या अगर इनसे पैसे कमाने हैं चीज़ जान के ओवर वैल्यू करूंगा। और जो दूसरे ने कहा था मुझे ढूंढ के अच्छी प्रोडक्ट मुनासिब रेट में दिलवाना, उसे कहूंगा इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इतनी जालिम चीज़ है कि आप एक वक्त में अपने 2 मफादात को जब देखते हैं तो आपको किसी एक को चूज करना पड़ जाता है। अब क्या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारा है तो हम काम करें या ना करें? समटाइम कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस नोयत का होता है कि उसका फायदा भी होता है। छोटी सी बात बताता हूँ। पुराने ज़माने में फिजिकल क्लासेस हुआ करती थी, सिर्फ फिजिकल क्लासेस होती थी। मैं हमेशा से मानता था कि ये ट्रेडिशनल तरीका ना पढ़ाई का को बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं है, कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो सन 2016 में लम्स से ग्रुप फारिग हुआ था, उनके साथ मिलकर एक सेटअप किया। वो लोग अपना एक IT का एक पूरा सेटअप चलाने चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट बनाई जाए जो पाकिस्तान भर की बहुत सारी तालीमों में ऑनलाइन हेल्प कर रही हो। उनसे मिलकर बात हुई और हम लोगों ने फिर जो है ना, उन्होंने नियर पियर नाम की कंपनी लॉन्च की और उसमें CA का विंग मैंने अपने ज़िम्मे ले लिया। उसके बाद मैं पूरे पाकिस्तान में टीचर से मिलता था, उन्हें गाइड करता था और उनकी ऑनलाइन क्लासेस बनाता था जो कि फिजिकल कॉलेज को कम्पीट नहीं करती थी, क्योंकि फिजिकल कॉलेज अपनी दुनिया में चलता था, बच्चे हमेशा पढ़ते फिजिकल थे। लेकिन एक बच्चा जो रिपीटर है, घर चला गया और वो फिजिकल नहीं पढ़ सकता और वो सेल्फ पे पढ़ रहा था, वो सोचता था सेल्फ पे पढ़ने से बेहतर है मैं को ऑनलाइन तरीके से पढ़ लूँ। जिस वक्त वो सेटअप शुरू हो रहा था उस टाइम पे स्कैन्स जिनके पास मैं था, मैं उनके पास गया और मैंने कहा जी मैं ये एक ऑनलाइन सेटअप स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि इसका आपसे क्लैश है, क्योंकि मैं आपके एक कैंपस में प्रिंसिपल हूँ, एक कैंपस में मैं आपका लीड टीचर हूँ, मैं अगर अपना एक ऑनलाइन सेटअप करूँगा तो इफ़ दिस इज़ अ क्लैश तो मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि वो ऑनलाइन चीज़ है, वो मुझे अच्छी लग रही है, मैं उसे शुरू करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से रिज़ाइन करके भी कर सकता हूँ। एंड इफ़ यू डोंट थिंक कि ये आपस में क्लैश है तो ठीक है, मैं वो अपने तरीके से चलता रहूँ। अब अगेन सीधी सी बात है कि मैं एक जगह फिजिकल पढ़ा रहा हूँ और एक जगह मैं एक ऑनलाइन वेंचर दे रहा हूँ, तो ज़्यादातर गुमान ये है कि मैं किसी एक जगह बेईमानी कर जाऊँगा। खैर उन्होंने कहा जी फिजिकल दुनिया बिल्कुल अलग चीज़ है, ऑनलाइन दुनिया बिल्कुल अलग चीज़ है, और वो थोड़ा सा हंस के भी उन्होंने बोला कि यार ये पता नहीं तुम क्यों सोचते हो कि लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। वो मैंने कहा जी वो मेरा मसला है, हो सकता है मैं दुनिया को ऑनलाइन पढ़ाई की तरफ ले आऊँ। 2016 की बात है। फिर हुआ ये कि मैंने ऑनलाइन वो अलग दुनिया वो की। फिजिकल क्या होता था, कमरे में जितनी कुर्सियाँ होती थी उतने बच्चे आके बैठ जाते थे, तो मेरा दिल मुतमईन होता था कि मैं अगर ज़्यादा भी कोशिश करता तो मैं इतना ही पढ़ा सकता था। तो अगर मैं ऑनलाइन कुछ लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो वो ओवर एंड अबव है। फिर क्या हुआ, कोविड आया,
कोविड पे जो है वो मैंने फिर उन्हें कहा कि जब कोविड आया अब हमने ऑनलाइन की तरफ जाना है, तो आप कहें तो मैं अपना वो ऑनलाइन छोड़ दूँ और आपके ऑनलाइन को हेड कर लूँ। उन्होंने फिर सोचा कि ये अगर हेड करेगा तो मामला ख़राब हो जाएगा, ये तो हमारे अपने बंदों के हाथ में होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं जी, हम अपना ऑनलाइन खुद से लॉन्च करेंगे, लेकिन आप हमारे लोगों को ट्रेनिंग दे दें। अब मेरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि मैं अपना ऑनलाइन खुद से कर रहा हूँ, और उनके लिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक्सेप्टेबल है। क्यों एक्सेप्टेबल है? क्योंकि यही कन्फ्लिक्ट ही तो रीजन बनेगा कि मैं इनके सिस्टम को ट्रेन कर सकूंगा। अगर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं होगा, अगर मुझे आता ही नहीं होगा ऑनलाइन, तो वो मार्केट में किसी को बुलाएंगे। तो मैं जिसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्लाइंट इज सेइंग आई नो दैट, आई एक्नॉलेज दैट, आई नीड दैट। तुम्हारी ये स्किल कन्फ्लिक्ट में है, लेकिन इस वक्त तुम्हारी ये स्किल मुझे चाहिए। तो देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और सर्विस प्रोवाइड करते हुए आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आए, बट क्लाइंट कहे कि हमें कोई मसला नहीं है। आप कहें जी आप एक बैंक को, मैं इसी तरह के एक और बैंक को इससे मिलती जुलती सर्विस दे रहा हूं, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, हमें भी क्वालिटी अच्छी मिलेगी। अभी कन्फ्लिक्ट है कि भाई मैं वहां आपकी इन्फॉर्मेशन ना दे दूं या उनको फायदा हो जाए आपको, उन्होंने कहा जी आप ये सर्विस दे रहे हो, हमें आपको पता, आप अच्छे आदमी हो, आप हमारे पास भी काम करो, हमें आपसे कोई मसला नहीं। तो कन्फ्लिक्ट का हमेशा सोल्यूशन विड्रॉल नहीं है। कन्फ्लिक्ट का एक सोल्यूशन है कन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जाए। ज्यादातर कन्फ्लिक्ट आते ही इसलिए हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपस में क्लैश होता है। एक डॉक्टर है, डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल का एक अरेंजमेंट है। हॉस्पिटल ये कहता है कि जी आपके पास ये जो जितने लोग आएंगे उसका हम आपको परसेंटेज देंगे। तो डॉक्टर अपनी परसेंटेज के चक्कर में अपने वाले एवेन्यू को स्ट्रॉन्ग करता चला जाएगा, अपनी वाली जो स्पेशलाइजेशन की फील्ड है उसको हॉस्पिटल में स्ट्रॉन्ग कर देगा, और बाकी हॉस्पिटल पे ध्यान से काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो हॉस्पिटल को भी चलाना चाहता है और अपना काम भी बनाना चाहता है। तो इस कन्फ्लिक्ट में होगा क्या, हॉस्पिटल को क्या नुकसान है? हॉस्पिटल के पास एक स्पेशलाइजेशन तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, लेकिन दूसरी गुजारा मुजारा होगी, वो डिपेंडेंट हो जाएंगे इस पे। हॉस्पिटल कहते हैं नहीं तुम कन्फ्लिक्ट पे हो, तुम जाओ, वो जाता है, वो फील्ड भी खत्म हो जाती है जिसमें वो था। समझ रहे हैं? सम टाइम ये कन्फ्लिक्ट चाहिए होता है। सम टाइम इदारे अपने पास मौजूद कुछ एम्प्लॉइज जो कि एक ऐसा काम कर रहे होते हैं जो इनसे क्लैश कर रहा होता है। मैं एक ऑनलाइन वेंचर चला रहा था, मेरे एम्प्लॉयर ने वही काम शुरू करना था, तो उल्टा हिसाब था, वो मेरी दुनिया में आ रहे थे। लेकिन वो कन्फ्लिक्ट हम लोगों ने मिलकर रिजॉल्व किया कि जी मैं अपना काम करता रहूंगा, वो अपना काम करते रहेंगे, और मैं अपने काम से सीखी हुई चीज उनको बताऊंगा। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा प्रोफेशनली बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब एक बंदे की एक जगह पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो उस वक्त उसका सही एडवाइस देना, सही तरीके से काम करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये कि डिस्क्लोज करें कि भाई इस सिचुएशन मेरा कन्फ्लिक्ट है, मुझे जैसी दूसरी कमेटी मिले मैं रुक जाओ भाई, मेरे पास वो कमेटी ऑलरेडी मौजूद है, मैं इस तरह से कर रहा हूं। मुझे कॉलेज वाले कहें, स्कैन वाले कहें कि जी आदि साहब आप हमारे ऑनलाइन को देखें, मैं फौरन से कहूं सर जी मेरा अपना ऑनलाइन भी है, आपके ऑनलाइन को देखूंगा, दोनों कंपेटिटर है, एक मेरी प्रोडक्ट है एक आपकी प्रोडक्ट है, मैं आपका एम्प्लॉय हूं और उसका ओनर हूं, फंस जाएगा काम। उन्होंने कहा जी हमें आप पे भरोसा है। अब वही वाली बात है कि उसमें इंटेग्रिटी किस लेवल पे होती है वो शायद कोड ऑफ एथिक्स समझा के भी कोशिश नहीं कर सकता, वो तो जाती वही वाली बात है, इंडिपेंडेंस इन माइंड और इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। तो मैं माइंड में इंडिपेंडेंट हो सकता हूं, लेकिन मैं अपीयर टू भी इंडिपेंडेंट नहीं हूं। तो वो मुझ पर भरोसा करते थे और हर बंदा उन्हें कहते थे आप क्या कर रहे हैं। वो कहते थे यार मैंने भी ऑनलाइन चलाना है, क्या करें, मार्केट में थोड़ी सी लोगों को ऑनलाइन का पता है, इसको ऑनलाइन का पता है। तो अपीयरेंस में मैं इंडिपेंडेंट नहीं था, लेकिन मैं माइंड में इंडिपेंडेंट था। कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है कि अपीयरेंस में भी इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। तो मेरा सेफगार्ड ये था कि मैंने कम से कम 6 दफा रिजाइन किया और उन्होंने हर दफा रिजाइन साइड पे कर दिया। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन जब भी आए, सबसे पहले तो सामने वाली पार्टी को ये बताना है कि आई डू हैव अ कन्फ्लिक्ट। फिर उसके साथ ये तय करना है कि अगर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बावजूद भी होगा तो हम क्या करेंगे और किस तरह से करेंगे। तो हुआ ये कि वो 6 महीने पहले जब उन्होंने उस चीज़ को चलाना था, मैंने 6 महीने के लिए अपने लेक्चर्स उस ऑनलाइन से खत्म कर दिए थे। वेंचर चल रहा था, मैं नहीं था वहाँ, और मैं 6 महीने के लिए इस वाले ऑनलाइन में आ गया जिसको चलाना था। तो फिर क्या होता है कि आप आपस में एग्री कर लेते हैं कि क्या हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा, सर्विस किस तरह से दी जाएगी, और दोनों पार्टीज एक दूसरे को क्लियरली बताती हैं कि इसमें क्या मसलो मसाइल है और किस तरह से। अच्छा फर्ज करें आप डिस्क्लोज करना चाहें कि मेरा कन्फ्लिक्ट है, उस डिस्क्लोजर की वजह से किसी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आउट हो जाए। आप ऑलरेडी किसी को, आप सेलर को एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि तुम्हारी चीज़ बिकवा के दूंगा, एक बायर आके कहता है मैंने चीज़ खरीदनी है और आपको मैं असाइनमेंट देता हूं कि आप मुझे अच्छे रेट पे चीज़ दिलवा दो, मैं आपको फायदा दूंगा। तो ऐसे में आप उस बायर को क्लियरली बताओ कि मैं ऑलरेडी सेलर के साथ हूं। तो फिर बायर क्या करेगा? बायर भाग जाएगा, बायर फिर किसी ऐसे बंदे को ढूंढेगा, ठीक है। लेकिन अगर बायर कहता है तुम सेलर के साथ हो, ये तो और अच्छी बात है, कराओ हमारी डील। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में हमेशा एब्सोल्युटली भाग जाना सोल्यूशन नहीं है। समटाइम उसको मैनेज करते हैं, और मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है एक ओपन, ट्रांसपेरेंट, फ्री डिस्क्लोजर, जिसमें आप बताएंगे ये चीज़, ये कन्फ्लिक्ट और इस वजह से मैं यहाँ पे मुतासिर हो सकता हूँ। ये आप जनरल कमेंट भी दे सकते हैं और स्पेसिफिक कमेंट भी दे सकते हैं। जनरल आप डिस्क्लोजर कह सकते हैं, आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी जगह ऑनलाइन में कॉन्ट्रैक्ट करते हुए कहूँ मैं इस तरह के काम और जगह भी करता रहूँगा, और स्पेसिफिक मैं इस तरह का काम XYZ इदारे में ऑलरेडी कर रहा हूँ। अब XYZ इदारे का क्या कसूर कि मैंने उसका नाम ले दिया, तो फिर अगला मसला क्या आएगा? कॉन्फिडेंशियलिटी का। फिर उससे पूछना पड़ेगा कि क्या वो अलाउ करता है, अगर वो अलाउ नहीं करता और ये उसका नाम पूछे बगैर मुझे अलाउ नहीं करते तो फिर विड्रॉ। यानी जब झगड़ा हो, फड्डा हो, एथिक्स आउट हो रहे हो तो फिर विड्रॉ। और अगर झगड़ा फटा वगैरह ना हो और आप उसको मैनेज कर सकें तो फिर उसे मैनेज किया जा सकता है। लेकिन कोड ऑफ एथिक्स की एक बड़ी टेक्निकल सिचुएशन है जिसको हम कहते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें आपको इस तरफ भी फायदा होता है, इस तरफ भी फायदा होता है। या आपके दो क्लाइंट्स आपस में कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, आपके दो क्लाइंट्स हैं, वो सेम तरह की चीज खरीदना चाह रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि हमें बताओ कितने में खरीदूं।
तो आप इनमें से जिसको अच्छी एडवाइस दे देंगे वो खरीद लेगा और दूसरा रह जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे एक वकील के पास जिस पे कत्ल का वो है मुकदमा है, वो भी आ जाए और जो दूसरी तरफ की पार्टी वो भी आ जाए, तो फिर ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास अलग अलग टीम्स भी होती हैं, प्रोफेशनल्स के पास अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, तो आप छोटे छोटे से तरीकों से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन बहरहाल कोड ऑफ एथिक्स इसके बारे में स्पेसिफिक गाइडेंस करना चाहिए कि हमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझ आ रहा है। अब सस्टेनेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में किताब से पूछते हैं कि ये हमें क्या बताना चाह रहे हैं। Conflict of interest create threat to compliance with the principle of objectivity and might create threat to compliance with other fundamental principle. Objectivity तो हिट हो रही है और भी हिट हो सकते हैं। For example, a practitioner provide a professional service related to particular matter for 2 or more client whose interest with respect to that matter are in, दो क्लाइंट है उनका आपस में उसी एक इशू को लेकर क्लैश और आप उन दोनों को वही सर्विस दे रहे हैं। या इंटरेस्ट ऑफ प्रैक्टिशनर विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर मैटर एंड द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट फॉर whom the practitioner provide a professional service related to that matter are in conflict। एक शख्स एक प्लॉट खरीदना चाह रहा है और वो कहता है कि जी ये मैंने प्लॉट खरीदना है, मुझे जरा अच्छे दामों में दिलवा के दो। डीलर ने प्लॉट देखा, उसकी अपनी नीयत खराब हो गई। अब ये प्लॉट अच्छे रेट में उसको नहीं दिलवाएगा, उसे कहेगा जी मालिक मान ही नहीं रहा, 5 करोड़ से नीचे आ ही नहीं रहा, और खुद 3.5 करोड़ की आवाज़ अपनी तरफ से लगा रहा होगा। तो समटाइम क्या होगा, एक ही ट्रांजैक्शन में आपका इंटरेस्ट भी है और जिसको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट भी है। और ये भी हो सकता है कि आप जिन 2 लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनका आपस में क्लैश है और आप उन दोनों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि इसमें मल्टीपल तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं। किताब ने कुछ एग्जांपल्स देने की कोशिश की सर्कमस्टांसेस की जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। इन एग्जांपल्स को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसलिए कि पेपर में दिस कैन हैपन कि वो लफ्ज़ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना बोले। अगर वो मूड में हो तो हो सकता है आपको एक सिचुएशन बताएं कि एक सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस प्रैक्टिशनर को एक ये काम मिला और एक इस तरह का काम मिला, बताओ कोड ऑफ एथिक्स के तहत आप इस मसले को कैसे हल करोगे बगैर बोले कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो पहले हमें उस सिचुएशन की बेस पे समझना होगा कि ओहो यहाँ तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, फिर हम उस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे इस एरिया के सेफगार्ड और सारी चीजें अप्लाई करेंगे। क्या एग्जांपल्स हैं? Providing a transaction advisory service to a client seeking to acquire a sustainability assurance client where the firm has obtained confidential information during the course of engagement that might be relevant to the transaction। एक क्लाइंट को सस्टेनेबिलिटी की एश्योरेंस देते देते आपको ये समझ आ गया कि इनका सॉफ्टवेयर भी बड़ा जबरदस्त है, इनकी ये चीज़ इस तरह से है और इनके पानी की मैनेजमेंट ऐसे है और इनके जो डिस्पोजल वगैरह है वेस्ट का वो इस तरह से करके है। और जिसको ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विस दे रहे हैं कि खरीदूं या ना खरीदूं, आपको असल में पता है कि खरीदना चाहिए या नहीं, और आपको अंदर की कुछ गलत बातें भी पता है, गलत बातें बताएंगे तो खरीदेगा नहीं। तो एक तरफ उस क्लाइंट का इंटरेस्ट, एक तरफ आपका इंटरेस्ट कि आप क्या करें। तो एक ऐसी ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विस अगर आपने क्लाइंट को दी जो कि आपके ही क्लाइंट को परचेज कर रहा है और उसको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, तो यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि आपको किसी एक के साथ गद्दारी करनी पड़ जाएगी, या एक की कॉन्फिडेंशियलिटी खा जाएंगे आप, या एक तरफ इंटेग्रिटी खा जाएंगे। जी इन्होंने कहा हम ऐसा कहते हैं कि हम सर्विस नहीं देते, वो तो फिर सोल्यूशन है ना। इस वक्त अब सोल्यूशन नहीं है, इस वक्त हमारा जो स्कोप है, इस वक्त जो हम समझ रहे हैं वो है एग्जाम्पल्स। तो क्या ये एग्जाम्पल समझ आ रही है? पक्का। Second example, providing advice to 2 clients at the same time where clients are competing to acquire the same company and advice might be relevant to parties' competitive position। आपको एक क्लाइंट ने अप्रोच किया कि मैंने फलाना कंपनी खरीदनी है, उसके फाइनेंशियल्स मैंने देख लिए हैं, मुझे उसकी सस्टेनेबिलिटी जो इन्फॉर्मेशन है ना उसकी बेस पे तुमसे राय चाहिए कि क्या मैं उसमें इन्वेस्ट करूं या ना करूं। और ऊपर से एक और क्लाइंट भी यही चाह रहा है कि वो ये वाली कंपनी खरीदे, और इन दोनों की आपस में टसल भी चलती है। हम मुश्किल पोजीशन में आ गए, हम 2 लोगों को सर्विस दे रहे हैं और दोनों ये चाह रहे हैं कि हम उनको एक क्लाइंट खरीदने के लिए एक बेस्ट चीज़ बता देंगे, उन्हें गाइड कर देंगे कि कितने में लेना चाहिए और किस तरह से है। एक किसी एक को अच्छे तरीके से समझा देंगे तो दूसरा आउट हो जाएगा, दूसरे को समझाएंगे। ठीक है, अगर वो ऐसा कर लेगा तो ये सेफगार्ड है, लेकिन इस वक्त हम सेफगार्ड नहीं पढ़ रहे। हो सकता है आप ये कहते हैं प्रॉब्लम क्या है, हम विड्रॉ कर लेंगे, वो सोल्यूशन है। इस वक्त हम देख रहे हैं प्रॉब्लम क्या है, क्या ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? है ही नहीं। ठीक है, दोनों को एडवाइस करें ना, हमारी जॉब ये है कि हमने उनको एडवाइस करने की शेयर कितने रुपए का बनता है, कितने का खरीदना है, आपको सही है, हमने एडवाइस कर दी। ठीक है, अच्छा अगर हम दोनों को सेम अमाउंट एडवाइस करेंगे तो उनमें से कोई ये खरीद लेगा। ठीक है, और अगर हम एक को थोड़ी सी हल्की बात बता देंगे कि इतने में ऑफर दे दो और दूसरे को ज़्यादा कह देंगे तो कौन खरीद पाएगा? ज़्यादा वाला। बेचने वाली कंपनी उसको बेचेगी ना जो ज़्यादा पैसे दे रहा है। मेरे 2 क्लाइंट हैं तो मैं एक को बता रहा हूँ ज़्यादा पैसे ऑफर करना, दूसरे को कह रहा हूँ कम पैसे ऑफर करना। ज़्यादा वाला खरीद लेगा, ज़्यादा वाला मुझे ज़्यादा सारे पैसे दे देगा क्योंकि मैंने उसकी डील बनवा दी है। और अगर खुदा ना खास्ता उनका भी कंसल्टेंट मैं हुआ जो बिक रहे हैं तो फिर तो मजाक ही मजाक बन जाएगा। तो ये अब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में ये सिचुएशन आ जाती है कि आप दोनों तरफ से जो है ना, मरने वाले भी आप हैं, मारने वाले भी आप हैं। एडवाइजिंग अ क्लाइंट टू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन विच फॉर एग्जांपल द स्पाउस ऑफ प्रैक्टिशनर हैज अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट। एक बिजनेस है, उस बिजनेस में मेरी बीवी के शेयर है, क्लाइंट मुझे कहता है कि यार मैंने 15 करोड़ लगाने, किस बिजनेस में लगाऊं, जहां लगाऊंगा वो बिजनेस ऊपर चला जाएगा। मैं कहती वो ये वाला, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसमें कन्फ्लिक्ट क्या है? मैं तो उनको अच्छा बिजनेस बता रहा हूँ। बात यह है कि दुनिया में 15,000 बिजनेस थे, मैं कोई भी बता देता, मैंने उन सब में मैं बाइज्ड हो गया उस बिजनेस जहाँ पे स्पाउस के शेयर है या स्पाउस का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। ये तो ऐसी है जैसे कोई मुझसे रब्ता करे कि जी मुझे बताएं मैंने एक कारोबार में पैसे लगाने हैं, सोच रहा हूँ किसी कॉलेज वगैरह में इन्वेस्ट करूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ और क्या रिटर्न देते हैं ये लोग। मैं कहूँगी यहाँ इन्वेस्ट करें और कोई रिटर्न नहीं होता, पैसे दें और भूल जाए।
तो मैं कंफ्लिक्ट वाली पोजीशन में हूँ ना। ओपिनियन देने वाला बड़ी सेंसिटिव पोजीशन पे, आपसे जो ओपिनियन, आप प्रैक्टिशनर है ना, प्रैक्टिशनर क्या कर रहा है, लोगों को मुख्तलिफ तरह के ओपिनियन दे रहा है। तो अगर आपसे जो ओपिनियन ले रहा है और आप जो ओपिनियन दें उस ओपिनियन में आपका अपना फायदा आ जाए, तो सेल्फ इंटरेस्ट भी है और आपका कंफ्लिक्ट बड़ा क्लियर कट नजर आ रहा है। ये इन्होंने कहा जैसे कोई आपसे पूछ ले कि सस्टेनेबिलिटी का बेस्ट टीचर कौन सा है, तो मैं कहूँगा आप मार्केट में पता कर लें, जिससे ज़्यादा लोग पढ़े होंगे कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा काम। नहीं, मैं कहूँगा सस्टेनेबिलिटी का अच्छा टीचर वो है जो एक मुनासिब साइज़ की किताब दे, जो क्लास में लॉजिकल एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ा रहा हो, बच्चों का इंटरेस्ट अपनी तरफ राग़िब रखे, स्क्रीन पर रंग बिरंगी तस्वीरें दिखाता हो, स्क्रीन कम से कम 85 इंच की होनी चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होती हो और मुनासिब नंबर ऑफ आवर्स में सिलेबस खत्म होता हो। तो जाहिर है मैं फिर उस तरह की सारी निशानियां दूंगा जिससे घूम फिर के बाद मेरे पास आ जाए। नॉर्मल इंसान कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में वो होते हैं। जैसे पीछे जो सेशन चल रहा था उसमें बड़ी मुश्किल बात थी, हमने एक मुद्दे पे डिस्कशन करनी थी कि पहले पेपर पढ़ने चाहिए या पहले आर्टिकल्स में जाना चाहिए। अब इनमें से एक मुद्दे में आई हैव अ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मैं सामने आए हुए बच्चों को जब बता रहा हूँ कि नहीं पेपर पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, तो पूछेंगे फिर कहाँ से, मैं कहूँगा जी क्या बात कर दी आपने, देख लें आप इधर उधर देख लें आसपास जो अच्छा कॉलेज नजर आए। तो इस वक्त तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्लासेज या फिजिकल क्लासेज हम लोग करा रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है इस टाइम पे पाकिस्तान नंबर 1 CA फाइनल में हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वही बड़ी बात कि जब सामने वाला एडवाइस लेगा और उसको एक खास तरह की एडवाइस देने से मेरे इदारे को पैसे आना शुरू हो जाएंगे, तो मैं बाइस हो गया ना। तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बड़ी पेचीदा सिचुएशन होती है। अब इसका सोल्यूशन भी देखेंगे अच्छी तरह से, ये बात समझ आई। प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक एडवाइस टू अ क्लाइंट ऑन इट्स कंपेटिटिव पोजीशन व्हाइल हैविंग अ जॉइंट वेंचर और सिमिलर इंटरेस्ट विद अ मेजर कंपेटिटर ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट के एक मेजर कंपेटिटर के साथ यारियां दोस्तियां, और क्लाइंट पूछ रहा है बताओ मैं ये क्या करूं मार्केट में, सस्टेनेबिलिटी आजकल बड़ी इन है, तुम कहो तो मैं अपनी 2 प्रोडक्ट सस्टेनेबिलिटी बेस पे दे दूं, और उसका कंपेटिटर मेरा 11 दोस्त, और मुझे पता है कि वो सस्टेनेबिलिटी की 2 प्रोडक्ट मार्केट में लाने वाला है, तो क्या मशवरा दूं सर? यार अभी रहने दो, अभी जरा देखो आसपास लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की प्रोडक्ट आज पिटने देना एक दफा, फिर अपनी प्रोडक्ट देंगे। तो कहीं ना कहीं वो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, और हो सकता है आपको इसको कुछ और मशवरा दें तो उसको कंफ्लिक्ट लगे, तो ये मुश्किल सिचुएशन है। आपको सब के सब जो है ना वो यही कहेंगे कि नहीं इसका तो कंफ्लिक्ट है, ये तो अपनी पसंद की बात करेगा। ये बात समझ आई। एडवाइसिंग अ क्लाइंट ऑन एक्वायरिंग अ बिजनेस विच द फर्म इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग। आप एक बिजनेस एक्वायर करने लगे और उन्होंने कहा जी हाँ बताएं एक्वायर करने का, बकवास है, फजूल सा बिजनेस है, क्या एक्वायर करना है? आप पूछे लोगों ये छोटे मोटों को खेलने दो आप। एडवाइसिंग अ क्लाइंट ऑन बाइंग अ प्रोडक्ट और सर्विस व्हाइल हैविंग अ रॉयल्टी और कमीशन एग्रीमेंट विद अ पोटेंशियल सेलर ऑफ दैट प्रोडक्ट या सर्विस। क्लाइंट ने कहा कहाँ से खरीदूं? मैंने कहा आपको बेहतरीन दुकान बताता हूँ, ये दुकान पे जो माल पड़ा हुआ नहीं सबसे अच्छा होता है, क्योंकि मुझे उस पर रॉयल्टी आती है। तो ये फिर मुश्किल सी सिचुएशन बन जाएंगी। चंद एग्जांपल्स इन्होंने दी। अब कहानी कैसे शुरू होती है? कहानी शुरू होती है कंफ्लिक्ट आइडेंटिफिकेशन से। Before accepting a new client engagement and throughout the engagement, a practitioner shall take reasonable steps to identify circumstances that might create a conflict of interest. आपको आंखें खुली रखनी है, कान खुले रखने हैं, आपने हमेशा समझना है एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस या ड्यूरिंग द एंगेजमेंट कि कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके इसमें क्या कंफ्लिक्ट है, मसले कोई नहीं। तो अलर्ट रहना है, गौर से सोचना है कि मेरे पास जो ऑफर आई है, मेरे पास जो एंगेजमेंट आई है, उसमें मेरा कोई कंफ्लिक्ट तो नहीं। आइडेंटिफिकेशन के स्टेप्स किस तरह के हो सकते हैं? आप आइडेंटिफाई करेंगे कि रेलेवेंट इंटरेस्ट और रिलेशनशिप पार्टीज का क्या है, सर्विस क्या मांगी गई है और इससे बाकी पार्टीज की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है। इट ऑल्सो इंक्लूड कंसिडरिंग मैटर आइडेंटिफाइड बाय एक्सटर्नल पार्टीज। क्लाइंट ने भी अगर कुछ बातें बताई हैं तो उनको भी आपने देखना है। इफेक्टिव प्रोसेस होना चाहिए आइडेंटिफाई करने का एक्चुअल या पोटेंशियल कंफ्लिक्ट, इसको आपने ध्यान में रखना है। जैसे कि आप देखेंगे कि सर्विस क्या मांगी है, फर्म का क्या साइज है, क्लाइंट कितना बड़ा है, फर्म का स्ट्रक्चर किस तरह से है, हमारी कितनी लोकेशंस है, हम लोग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कौन कौन सी चीज़ हमें किस तरह से इंपैक्ट कर सकती है। मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरी नेटवर्क फर्म का इंटरेस्ट है, तो भी मेरा इंटरेस्ट होगा। हमारी जो इस्लामाबाद वाली जो वर्जन ऑफ द फर्म है वो वहाँ से रिलेटेड एक काम है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर उनका इंटरेस्ट है तो ऑटोमेटिकली मैं उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए कुछ गलत कर दूंगा। तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि किस तरह का कंफ्लिक्ट है, और कंफ्लिक्ट को देखते हुए आपने देखना है कि आपसे सर्विस क्या मांगी जा रही है, कौन सर्विस मांग रहा है, उस सर्विस का आउटपुट क्या है, और उस आउटपुट से उसके और आपके अलावा और कोई इंपैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, उससे अंदाजा हो जाएगा कि हाँ भाई ये कंफ्लिक्ट है। कोई नई इन्फॉर्मेशन भी ओवर टाइम आपको मिले तो आपने उसके लिए भी अलर्ट रहना है। फिर क्या होगा? अगर फर्म नेटवर्क फर्म का मेंबर है, ये वाली बात हम कर चुके हैं, तो देखना है कि हमारी वो दूसरी वाली सर्विस फर्म क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, इन्होंने क्या कहा है और उसका उससे क्या कनेक्शन हो सकता है। नेटवर्क फर्म क्या होता है? ठीक है, जैसे इन्होंने कहा PwC हेड ऑफिस का PwC पाकिस्तान से मामला, या पाकिस्तान में अलग अलग फर्म्स के अलग अलग ऑफिस का आपस में मामला। नेटवर्क फर्म प्रॉब्लम ये है कि कोड ऑफ एथिक्स की जो कंबाइंड डेफिनेशन है वो शुरू में बता दी, हमारा जो पोर्शन है वो हमें एडवांस चीज़ें बता रहा है। तो नेटवर्क फर्म बेसिकली एक कम्बिनेशन ऑफ फर्म्स होता है जो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं स्ट्रेटेजिकली, क्वालिटी के हिसाब से, टूल्स के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से, प्रोसीजर्स में हेल्प करते हैं। ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट में भी हो सकते हैं, जिससे ये एक ही नाम से अलग अलग जगह ऑपरेट कर रहे हैं, और ये अलग अलग फर्म्स मिलकर भी नेटवर्क बना सकते हैं। छोटी छोटी सी 5-6 फर्म्स हैं, उन्होंने यार हमें ये बड़ी फर्म्स के ये बड़े मजे हैं, इनका एक सेटअप यहाँ एक वहाँ एक वहाँ, इनको फायदा हो जाता है, तो उन चंद ने मिलकर आपस में छोटा सा सेटअप बना लिया कि हम चंद फर्म्स एक दूसरे को क्वालिटी में हेल्प किया करेंगे, रिसोर्स शेयरिंग में हेल्प करेंगे, हम उसमें जो ट्रेनिंग्स वगैरह होंगी हम उसमें एक दूसरे को हेल्प करेंगे, इवन एक दूसरे के क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में भी हेल्प कर देंगे। आपके क्लाइंट्स मैं देख लूंगा, मेरे क्लाइंट्स आप देख लेना, आपके क्लाइंट वो देख लेगा। कुछ ऐसी फर्म्स होती है ना जिनके पास पार्टनर बहुत होते हैं, तो एक सीनियर पार्टनर होता है जो आगे क्वालिटी को देख लेता है, जिस फर्म का पार्टनर ही है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट ही थ्रेट है, तो हो सकता है वो अपने साइज की 4-5 और फर्म्स के साथ मिलकर बात कर ले कि यार तुम लोगों के कुछ काम मैं देख लिया करूंगा, मेरे काम तुम देख लिया करना। तो नेटवर्क बना बनाया भी हो सकता है, नेटवर्क ये भी हो सकता है। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि अगर फर्म पार्ट है किसी नेटवर्क की, तो प्रैक्टिशनर कंसीडर करेगा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को जो एग्जिस्ट कर सकता है ड्यू टू इंटरेस्ट या रिलेशनशिप ऑफ अ
Network firm, factor to consider are nature of professional services provide, clients served by the network और geographical location of all relevant parties. कौन कौन कहाँ बैठा है? मेरी नेटवर्क फर्म है लेकिन कुछ तो दुनिया में बैठी है और मसला पाकिस्तान इस्लामाबाद का है तो टेंशन नहीं है, लेकिन मेरी नेटवर्क फर्म इस्लामाबाद में बैठी हुई है। फिर ट्रांजेक्शन क्या है? ये ट्रांजेक्शन वो है जिसका मेरी फर्म के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो नेटवर्क अगर होगा तो आपको फिर पूरा इसको क्रॉस डायमेंशनल देखना होगा, किससे कौन कौन इंपैक्ट हो रहा है। ये बात समझ आई? थ्रेट्स क्या हो सकते हैं? फैक्टर इन इवैल्यूएटिंग द लेवल ऑफ थ्रेट इंक्लूडिंग मेजर्स जो प्रिवेंट करते हैं अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। जब आप सर्विसेज दो या दो से ज्यादा क्लाइंट्स को वो कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा क्लाइंट्स को जब आप सर्विस दे रहे होंगे तो एक खतरा तो ये भी है कि आप इधर की खबर उधर और उधर की खबर इधर। एक जमाने में बादामी बाग में दो अलग अलग बैंकों की ब्रांचेस का ऑडिट मिला हमें, एक ही जगह थे और वो जिन जिन कस्टमर्स के अकाउंट्स खोल रहे थे वो भी सिमिलर होते थे। एक कस्टमर दो बैंक में अपना अकाउंट क्यों खुलवाएगा? इंशाल्लाह जब आप फर्म में जाएंगे और आप कंपनियों को ऑडिट करेंगे तो वो 5 जी साथ क्यों? क्योंकि उनका एक बड़ा सेटअप उस इलाके में काम कर रहा है और उस इलाके में अगर उन्होंने दो बैंक से अलग अलग सर्विसेज ली हुई और वो दोनों के साथ एक रिलेशन रखना चाहते हैं कि कभी भी हमारा बंदा आके कैश जमा करा दे या कभी भी आके मिल ले, तो एक आप तो एक इलाके की बात कर रहे हैं, दीवार से दीवार मिली हुई थी और क्लाइंट दोनों का क्लाइंट था और गेम कितनी बड़ी थी? 600 मिलियन की एलसी। मुझे याद है कि मैंने उनकी ट्रांजैक्शन सॉर्ट की थी तो जो सबसे छोटी ट्रांजैक्शन मैंने कट ऑफ लगाया था कि मैं ऊपर की ट्रांजैक्शन वो कर लूँ, तो ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में सबसे आखिरी आइटम 600 मिलियन की एलसी था। नाम एग्जैक्टली लेना मुनासिब नहीं है लेकिन स्टील से रिलेटेड कंपनियां थी जो कि बहुत बड़े बड़े लेवल की गेमों में थे। तो होता ये था कि दोनों ब्रांचों को पता था कि हम दोनों ऑडिट कर रहे हैं, तो अक्सर वो हमारे साथ आके बड़े प्यार मोहब्बत से बैठते थे, उनके रिलेशनशिप मैनेजर्स, उनके मैनेजर्स, और वाकई ज़रूर जानना चाहते थे कि आप वो उनका भी कर रहे होंगे चेक रिकॉर्ड, जैसे आप हमसे पूछते हैं हमारे कस्टमर्स की डिटेल, हमारा लोन रिव्यू करते हैं, उनका भी करते होंगे। जी बिल्कुल उनका भी करते हैं। अच्छा ये वाली कंपनी कितने रेट में उन्होंने वो की हुई है? हम कहते हैं ये हम आपको क्यों बताएं? नहीं इसमें कोई बात नहीं है, ये तो हम वैसे फ़ोन करके भी पता कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स ही पता कर सकते हैं। अगर ठीक है आप उनसे पता कर लो, लेकिन उनको ये होता था क्योंकि 10 पैसे के रेट चेंज होने से फ़र्क पड़ जाता था, क्लाइंट जगह बदल लेता था। जी अब अगेन इन्होंने कहा कि फिर टीम डिफरेंट नहीं थी दोनों जगह, असूलन होना चाहिए, लेकिन फर्म के पास क्या रिसोर्सेज हैं? किस तरह से? कराची वालों ने यहाँ के सैंपल पे कुछ वो बताए कि जी आपने यहाँ जाना है। फर्म वालों को लगा ये 2-3 बंदों की ऐसी टीम है जिनको बैंक का बड़ा अच्छा काम करना आता है। पहले उनके पास लिस्ट आई इस्लामाबाद की तरफ से, इस्लामाबाद वालों ने कहा कि जी यहाँ पे ये जो ब्रांच है आपने देखनी है। फिर आई कराची की तरफ से, उन्होंने कहा ये अब इस्लामाबाद वालों का काम चल रहा था कि कराची वालों का काम आ गया, तो लाहौर वालों को लगा कि ये जो इस्लामाबाद वालों की तरफ से जो एक क्लाइंट को देख रहे हैं तो कराची वालों की तरफ से यही देख सकते हैं, अच्छे लोग हैं। कन्फ्लिक्ट है, लेकिन फायदा ये होगा कि जब हम उस इलाके के क्लाइंट्स, उस इलाके की सारी चीज़ और वहाँ के प्रोसेस को, फॉर एग्जांपल मैं स्टील के पूरे प्रोसेस को बादामी बाग के आसपास कैसे बिजनेस चल रहे हैं और उनके क्लाइंट्स की क्या नेचर और किस तरह की सर्विसेज ले रहे हैं, और अगर उसी तरह का ही काम दूसरी ब्रांच पे भी होना है तो हमने कहा यार ये चौकस आदमी है, ये उधर भी होना चाहिए, उधर भी होना चाहिए। तो ऐसे में उन दोनों को पता था कि हम दोनों जगह हैं, लेकिन ये दो अलग अलग तरफ से रेफर हुई थी, एक इस्लामाबाद से रेफर हुई थी और एक कराची से रेफर हुई थी। असल में बात यह है कि जब दीवार से दीवार मिली हुई हो तो उसके बाद क्या डिस्क्लोज करना, मतलब इसमें तो कोई और शक ही नहीं रह जाता ना। आप डेली जिस ब्रांच में एंटर हो रहे हैं, यहाँ तो ब्रांच से 200 मीटर दूर कोई वाकया पता लग जाता है। तो किधर ऐसे है कि जनाब आप ये ऐसे ही है जैसे जो है वो हमारे एक टीचर कभी साथ वाले कॉलेज में चला जाता हो, कभी हमारे पास आ जाता हो, तो क्या हमारा सिक्योरिटी गार्ड नहीं बता देगा? बच्चे बता देंगे। तो इतने करीब करीब, तो खैर वापस इधर आते हैं। मैं जस्ट बताने की कोशिश कर रहा था कि समटाइम मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी वाली बातें काफी ज्यादा हो जाती हैं। मेजर्स क्या हो सकते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट प्रैक्टिस एरियाज फॉर स्पेशलिटी फंक्शन विद इन फर्म व्हिच माइट एक्ट एज बैरियर टू पासिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट इन्फॉर्मेशन बिटवीन प्रैक्टिस एरियाज। फर्म के अंदर आपने अलग अलग प्रैक्टिस एरिया बनाए हुए, आप कह रहे हैं ये इस तरह के स्पेशलिस्ट हैं, उस तरह के स्पेशलिस्ट हैं, उस तरह के, और ये इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं देते, ये इन्फॉर्मेशन उस तरह से नहीं देते। तो फर्म्स क्या करती हैं? डिपार्टमेंट बना लेते हैं, उन डिपार्टमेंट्स को आगे से आउट कर देते हैं। जैसे फर्गूसन में हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स बने हुए होते थे, ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, इस तरह से ग्रुप ए के क्लाइंट्स ही अलग होते थे, बी के क्लाइंट्स ही अलग होते थे, मैनेजर्स भी अलग होते थे, पार्टनर्स भी अलग होते थे। ऑडिट डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट नहीं कह रहा, ऑडिट के अंदर अलग से ग्रुप्स बने हुए होते थे और इतना सेग्रीगेशन होती थी कि दोनों ग्रुप के कल्चर तक में फर्क था और उसके मुताबिक ही सारा हो रहा होता था। तो होता यह कि समटाइम फर्म्स ने इतना सेग्रीगेशन की हुई होती है कि उनके अपने बंदे आपस में एक दूसरे को दुश्मन की तरह से देख रहे होते हैं। फ्लोर्स अलग अलग होते थे, कमरे अलग अलग होते थे, तो फिर ये होता था कि ये अछूत हैं और ये जो है ये इस तरह के लोग हैं, ये अच्छे वाले हैं, ये बुरे हैं, इनको अच्छा पार्टनर मिला है, बुरा पार्टनर मिला है। अब मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सा ग्रुप अच्छा कौन सा बुरा, लेकिन बहरहाल हम लोगों को हमेशा जो है ना वो हाँ बुरा ही वो हो रहा होता था। हमें गंदे क्लाइंट मिलते थे और अच्छे साफ सुथरे क्लाइंट जो है वो दूसरे ग्रुप को मिल जाते थे। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू लिमिट एक्सेस टू क्लाइंट फाइल, क्लाइंट की फाइल्स तक एक्सेस, ऐसा नहीं कि खुली पड़ी हुई हो फाइल्स और कोई भी देख सके। आपके अगर सॉफ्टवेयर में पड़ी हुई है, आपके पास फिजिकल पड़ी हुई है, तो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ऑथराइज तरीके से मूवमेंट हो, और आप ही की अगर कोई और डिपार्टमेंट उसी क्लाइंट को कोई और सर्विस दे रहा है या उसके किसी दुश्मन को सर्विस दे रहा है तो वो अलग अलग होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि अलग अलग टीम्स होनी चाहिए थी, तो आइडियल बात यह कि अलग अलग टीम हो। कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन होने चाहिए बंदों के साथ। सेपरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, फिजिकली भी अलग अलग हो, इलेक्ट्रॉनिक भी अलग अलग हो। स्पेसिफिक और डेडिकेटेड ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन हो आपके स्टाफ की, ताकि वो अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह की चीज़ों को देख सकें। कुछ अदर सेफगार्ड जो हो सकते हैं वो ये है कि सेपरेट एंगेजमेंट टीम हो और एक अप्रोप्रिएट इंडिपेंडेंट रिव्यूअर हो जो कि इन्वॉल्व ना हो, और वो देखिए अगर हमें शक हो रहा है कि इस टीम ने कहीं गड़बड़ की होगी तो वो देखिए कि उन्होंने काम सही किया है नहीं किया। डिस्क्लोजर और कंसेंट, प्रैक्टिशनर एक्सरसाइज करेगा प्रोफेशनल जजमेंट ये देखने के लिए कि यहाँ पे उसको स्पेसिफिक और एक्सप्लिसिट डिस्क्लोजर देना है या इम्प्लाइड भी चल जाएगा।
स्पेसिफिक डिस्क्लोजर एक्सप्लिसिट कंसेंट नेसेसरी है जब आप इस थ्रेड को वो कर रहे हैं, ये देखना बड़ा जरूरी है कि क्या मुझे वाज़ेह वाशगाफ तरीके से बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये वाला मामला है। फैक्टर टू कंसीडर जब आपने डिटरमाइन करना है वो देखना है कि कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, पार्टीज कौन सी अफेक्ट हो सकती हैं, किस किस्म के इशूज हैं और क्या आगे कोई अनएक्सपेक्टेड मैनर में मामला जा तो नहीं सकता। तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि कहाँ बताना इंतहाई जरूरी होगा कि हम ये ऐसे इन लोगों के साथ ये काम कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमें जब उसी इलाके की एक और ब्रांच मिली तो हम क्या ये समझें कि हम उनको एक्सप्रेसली बताएं कि भाई उसी इलाके में एक और ब्रांच का हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है, हम आपका काम नहीं कर सकते। पहला मसला। दूसरा मसला, क्या हमने बताना है कि वो कौन सी ब्रांच है, या कह देना है आपके इलाके की है कोई ब्रांच। तो एक तो डिस्क्लोजर एक्सप्लिसिट हो या थोड़ा सा दबे अल्फाज में हो, डिस्क्लोजर नेम्ड हो या एनोनिमस हो, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि बेस्ट सोल्यूशन क्या है, डिस्क्लोज कर दें। अब डिस्क्लोज करने में भी तो दूसरा हाइट हो रहा है। डिस्क्लोजर और कॉन्सेंट जो है वो दो फॉर्म ले सकता है, जनरल डिस्क्लोजर और स्पेसिफिक डिस्क्लोजर। जनरल डिस्क्लोजर, हम जी इस तरह का काम हर बैंक का हर इदारे का करते हैं। एक बैंक आपसे काम करवा रहे हैं, दूसरी ब्रांच ने आपसे कहा जी मुझे आपका आप काम करके दें, आपने कहा ठीक है जी, एग्रीमेंट में हमारी जनरल टर्म्स में लिखा हुआ है कि हम इस तरह की सर्विस मल्टीपल बिजनेसेस को दे देते हैं। तो एक तरीका ये कि जनरल डिस्क्लोजर देते हैं क्लाइंट को सर्कमस्टांसेस को जहां कॉमन कमर्शियल प्रैक्टिस है और प्रैक्टिशनर जो है प्रोफेशनल सर्विसेज जो है वो एक्सक्लूसिवली एक बंदे को नहीं दे रहा। आप कहें सिर्फ आपका काम नहीं करते, हम प्रोफेशन में सबका ही काम करते हैं। दूसरा स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देते हैं अफेक्टेड क्लाइंट्स को उन सर्कमस्टांसेस का जो कि खासतौर पे कन्फ्लिक्ट वाले हैं, ताकि क्लाइंट को समझ आ सके इन्फॉर्मेशन की बेस पे कि अब वो आपके साथ चले या ना चले, और अगर चले तो क्या प्लान सेफगार्ड्स हो सकते हैं। स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है अगर आप सफिशिएंटली प्रिज्यूम कर सकते हैं कि इन्हें पता है। जैसे मैंने कहा कि अगर दीवार से दीवार जुड़ी हुई है और हर दिन आपको आते जाते सारा स्टाफ देखता है, तो आप बड़े आराम से प्रिज्यूम कर सकते हैं कि उन्होंने अंदर सबको बता दिया होगा। तो शायद फिर अलग से बताने की जरूरत नहीं है। अगर तो इस तरह से है तो हम कहते हैं कि कंसेंट माइट बी इंप्लाइड बाय क्लाइंट्स कंडक्ट इन सर्कमस्टांसेस व्हेन प्रैक्टिशनर हैज सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड कि क्लाइंट नो द सर्कमस्टांसेस एट स्टार्ट एंड हैव एक्सेप्टेड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इफ दे डू नॉट रेज एन ऑब्जेक्शन टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। कि जैसे मुझे हेड ने बुला के स्कैन्स के कहा कि जी आदि साहब वो आप क्लासेस वगैरह ऑनलाइन करते हैं, बड़ा जबरदस्त है, कैसा एक्सपीरियंस है। मैंने कहा जी बस इस तरह से चैलेंजेस और ऐसे यार हमारा भी सेट करवा दें। अब इसमें कहीं उन्होंने नहीं कहा कि आदि साहब आपके इस मामले से हमें एतराज है, आप उसे खत्म कर दें और आप हमारा सेट कर दें और देख लीजिए कोई मसला ना आ जाए। ये नहीं, जब कहानी शुरू हुई है कि और कैसा काम चल रहा है, सही है, मजे का, हमारा काम करेंगे, तो क्या मुझे एक्सप्रेसली डिस्क्लोज करने की जरूरत रह गई? तो ये आपने देखना है कि अगर इंप्लाइडली सर्कमस्टांसेस एक्शन से नजर आ रहा है कि चीज डिस्क्लोज है तो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। मैं इस पोर्शन पे इसलिए खासतौर पर टाइम लगा रहा हूं कि कोड ऑफ एथिक्स इवन जब ऑडिट में भी होता है और जब वो उसके अंदर उतरते हैं और वो थोड़ा लॉजिकल सवाल बनाने का सोचते हैं, तो ये मजे का एरिया है, क्योंकि इस एरिया में इसके जो थ्रेट और सेफगार्ड्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट है आम एरिया से। तो हमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन का अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये बात क्लियर है? इट इज जनरली नेसेसरी कि आप डिस्क्लोज कर दें नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और कैसे थ्रेट्स वगैरह जो है वो होंगे और आप उसको किस तरह से एड्रेस करेंगे। ऑब्टेन करें कंसेंट ऑफ तमाम अफेक्टिव क्लाइंट्स की, जी मैं ये वाली सर्विस इस तरह से दे रहा हूँ। अगर ये डिस्क्लोजर या कंसेंट राइटिंग में नहीं है तो फिर आपने कम से कम अपने पास डॉक्यूमेंट करना है। आपने उनसे जबानी बात की है तो भी अपने कागजों में लिखना है कि मैंने इस तरह से करके बात की थी, बिल्कुल हवाई ना हो, कम से कम आपके पास रिटर्न एविडेंस मौजूद हो। अगर एक्सप्लिसिट कंसेंट जो है वो रिफ्यूज हो गई, प्रैक्टिशनर हैज डिटरमाइंड द एक्सप्लिसिट कंसेंट इज नेसेसरी एंड क्लाइंट हैज रिफ्यूज्ड टू प्रोवाइड कंसेंट। आपने कहा क्या आप मुझे इजाजत देते हैं? उन्होंने गंदा सा मुंह बनाया, उन्होंने कहा हाँ कर लो, अब क्या कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, एक्सप्लिसिट चाहिए। क्या आप खुशी से मुझे इजाजत देते हैं कि मैं ये वाला काम कर लूँ? उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो रहने दो। अगर एक्सप्लिसिट कंसेंट इज रिफ्यूज, तो अगर आपने देखा कि यहाँ एक्सप्लिसिट कंसेंट जरूरी थी और क्लाइंट ने आपको क्लियर कट इनकार कर दिया है, तो या इन्हें छोड़ दो या उन्हें छोड़ दो। एंड और डिक्लाइन टू परफॉर्म प्रोफेशनल सर्विस दैट वुड रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, या एंड रेलेवेंट रिलेशनशिप और डिस्पोज ऑफ रेलेवेंट इंटरेस्ट टू एलिमिनेट द थ्रेट टू एक्सेप्टेबल लेवल। तो अगेन अगर उनको मसला और वो इजाजत नहीं दे रहे तो वो कहेंगे कि या हमारे साथ या उनके साथ। ये एंगेजमेंट के बीच में भी हो सकता है। तो पाकिस्तान जाके ईरान को भी मशवरा दे के सोल्यूशन क्या है जंग का, और अमेरिका भी खूब मशवरा दे कि जंग का सोल्यूशन क्या है, और वो कहेंगे जी, और वो कहेंगे जी आपको पता है ना मैं उनसे भी मिलता हूँ, कुछ वो भी अच्छे मशवरे देते हैं और आपसे भी मिलता हूँ, आपको एतराज तो नहीं होगा है, तब या इसमें से वापस निकल आए या उस दूसरी पार्टी को छोड़ दें। कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ एक बड़ा मसला है। प्रैक्टिशनर शैल रिमेन अलर्ट टू प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इंक्लूडिंग मेकिंग डिस्क्लोजर वगैरह। जब स्पेसिफिक डिस्क्लोजर दे रहे होंगे एक्सप्लिसिट कंसेंट लेने के लिए, तो कॉन्फिडेंशियलिटी हिट हो सकती है। ये बात समझ आ रही कैसे हिट हो सकती है? जब हम एक्सप्लिसिट कंसेंट ले रहे होंगे कि भाई आप बताएं मैं इस तरह का काम कर रहा हूं, आप बताएं कि आपको कोई मसला तो नहीं, तो इस वक्त कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे हिट हो सकती है? दूसरी पार्टी का नाम बताना पड़ सकता है, और अगर नाम ना बताएं तो फिर क्या बताएं? बताना भी है, छुपाना भी है। When making specific disclosure for obtaining explicit consent would result in breach of confidentiality, और ऐसी consent फिर obtain नहीं की जा सकेगी, तो आप सिर्फ और सिर्फ तब accept या continue करेंगे अगर ये शराइत पूरी हो जाए। Firm does not act in advocacy role for one client in adversarial position against another client in the same matter। उसी मामले में आप किसी एक का दिफा करते हुए दूसरे के अगेंस्ट नहीं हो जाएंगे। Specific measures are in place to prevent disclosure of confidential information between engagement teams serving the दो client, दोनों clients हैं और आप teams अलग अलग रखें, उनको खास तौर पे कहें कि खबरदार अगर तुम लोगों की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन लीक हुई तो फिर कोई बुरा, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। टीम आपस में भी नहीं शेयर कर सकती, और आपने और जोर देकर उन्हें बताना है कि खबरदार आप नहीं शेयर करनी। वो कहेंगे ये वाली, और वो शेयर करके दूसरे को शेयर करके बोलेंगे ये वाली मना किया था पार्टनर ने, या वो वाली इन्फॉर्मेशन मना किया था। पार्टनर बोलना गुनाह है, लीडर
सस्टेनेबिलिटी, लीडर और प्रैक्टिशनर। फर्म इज सेटिस्फाइड कि रीजनेबल इन्फॉर्म थर्ड पार्टी लाइकली टू कंक्लूड है कि हाँ ठीक है ये फर्म ये वाला काम कर सकती है, क्योंकि फर्म को उन्होंने जो इस तरह से रुकावट लगा दी है इस काम में, उसके बाद फर्म को कोई ज़्यादा मसला नहीं है। तो अगेन आप बगैर नाम डिस्क्लोज किए भी अगर आप अपने तौर पे ईमानदारी से चीज़ों को सेग्रीगेट कर सकते हैं, और आपको पता है कि नाम डिस्क्लोज किया तो कॉन्फिडेंशियलिटी आउट हो जाएगी, तो आप बगैर नाम डिस्क्लोज किए एक मोटा मोटा डिस्क्लोजर देंगे मैं इस तरह का काम ऑलरेडी कर रहा हूँ, और फिर अपनी एहतियातें पूरी रखें। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी अराइज हो सकती है, फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन रिलेटेड सर्विस एक क्लाइंट के लिए एक हॉस्टाइल टेक ओवर में अनदर क्लाइंट ऑफ फर्म, ट्रांजैक्शन रिलेटेड सर्विस दे रहे हैं क्लाइंट के लिए एक हॉस्टाइल टेक ओवर जो कि दूसरा क्लाइंट, अब एक क्लाइंट दूसरे को खरीद रहा है, कैसे बचाएं? दोनों आपके क्लाइंट हैं, आप कैसे छुपा सकते हैं? असल में हम दोनों जगह पे वो काम कर रहे हैं ना, हम ट्रांजैक्शन रिलेटेड सर्विस दे रहे हैं क्लाइंट का और हॉस्टाइल टेक ओवर हो रहा है एक और क्लाइंट का। अब आप कह रहे हैं वो एक XYZ जिसको आप लेने जा रहे हैं मत लीजिएगा, इसमें पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि हो सकता है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इस लेवल पे आ जाए। फॉर एग्जांपल अगली एग्जांपल है अ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फॉर क्लाइंट रिगार्डिंग अ सस्पेक्टेड फ्रॉड वेयर फर्म हैज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर क्लाइंट हु माइट बी इन्वॉल्वड इन फ्रॉड। क्लाइंट फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है और उस इन्वेस्टिगेशन में आपने ढूंढना है कि फ्रॉड किसने किया है, और जिसने फ्रॉड किया है वो भी आपका क्लाइंट है, उसका नाम भी नहीं बता सकते, बचा भी नहीं सकते, मामला हसास है। अगर उनको बता दें कि ये फ्रॉड ना करो और ठीक हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इसका मतलब आपको किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। इन अबव ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी प्रैक्टिशनर डॉक्यूमेंट करें नेचर ऑफ सर्कमस्टांस क्या थे, प्रैक्टिशनर का क्या रोल था उसमें, स्पेसिफिक मेजर्स क्या थे डिस्क्लोजर को बचाने के लिए, और क्यों आपने एक्सेप्ट किया या क्यों कंटिन्यू किया। यानी कि आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इतने खराब हालात के बावजूद भी मैंने क्यों इस चीज़ को ओके की और मैं क्यों इस चीज़ को लेके आगे चलता रहा। जी अब अगेन मतलब ऊपर वाली जगह पे डिफरेंट टीम के साथ तो चल सकते हैं, लेकिन आप नाम आपको लेना पड़ेगा, और नाम लेंगे तो कॉन्फिडेंशियलिटी आउट हो जाएगी। वो कह रहे हैं इसको क्यों ना खरीदें कंपनी को, नहीं नहीं गंदी कंपनी है भाई, क्यों गंदी है, नहीं नहीं बस है गंदी कंपनी, क्यों है भाई मैंने इसका काम किया वैसे ये मसला है, डिस्क्लोज हो गया। हाँ अब अगेन टीम किसी और ने काम किया है और हमें देखना है कैसे खरीदें या ना खरीदें, हमें ये तो पता होगा कि हमारी एक और टीम ने ये काम किया हुआ है, क्या हम आपस में बात नहीं करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, ये चाहेंगे कि हमारी टीम्स अलग अलग रहें, हम आपस में कम्युनिकेट ना करें। उसके बाद भी जब वो क्लाइंट कहे कि मैं इसको क्यों ना खरीदूं, अब कितना मजा आएगा वो लोग कह रहे हो कि क्लाइंट सही नहीं अच्छा नहीं है, ऑडिट की ज़बान में समझें, वो एडवर्स रिपोर्ट बना के बैठे हुए हैं और मुझे कानो कान खबर ही नहीं कॉन्फिडेंशियलिटी, और मैं कहूँ ये क्लाइंट खरीद लें बेहतरीन है, ज़बरदस्त फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो दुनिया तो यही कहेगी ना कि यही फर्म एक तरफ कह रही है बहुत बुरे लोग हैं और यही फर्म एक तरफ कह रही है अच्छे लोग हैं, तो आपस में अपना भी तो वो नहीं ना करना, अपनी फर्म का नाम भी तो नहीं बदनाम करना, तो फिर एटलीस्ट आउटकम तो पूछना पड़ेगा उनसे, और जब आउटकम उनका पता लगेगा तो इनको ओपिनियन और पास देना पड़ेगा, जब ओपिनियन देंगे तो पूछेंगे तुम्हें कैसे पता, तो फिर बताना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हम एक ट्रांजैक्शन की जब सर्विस देते हैं तो हम ये बताते हैं कि इस कंपनी की ये वैल्यूएशन होनी चाहिए, इस वैल्यूएशन पे इसको एक्वायर होना चाहिए। अब अगेन अगर ये वाली सर्विस हम इनको दे रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या बनती है, और वो जो खरीदा जा रहा है वो भी हमसे वैल्यूएशन करवा रहा है कि बताओ एक आइडियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, और कोशिश करो हमें इस तरह की वर्किंग बना के दो कि लोग अच्छा रेट लगाएं। बैंक तो हर वक्त इस तरह की ट्रांजैक्शन में होती है, वो करती वाली वो दोनों इंडिपेंडेंट उन लोगों को समझा, वो इंडिपेंडेंट है जो बैंक रेट लगाएगी इसी पर मर्जर हो जाएगा। अगर बैंक के पास दोनों क्लाइंट अलग अलग करके गए हों और उसके बाद बैंक इस तरह से दोनों के दरमियान मीडिएटर बने, तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक पार्टी गई बैंक के पास और दूसरे ने बैंक के रिजल्ट को कबूल कर लिया, तो फिर तो बात और है। लेकिन जब आप दोनों को सर्विस दे रहे हो, कह रहे हैं मैं सिर्फ आपको अच्छी सर्विस दूंगा, और वही सर्विस दूसरी पार्टी को भी दे रहे हैं, सिर्फ आपको अच्छी सर्विस मिलेगी, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बड़ी पेचीदा सी सिचुएशन है जिसके अंदर ना इसमें से बरकत निकालना मुश्किल बात है। सबको कहना तुम्हारे साथ लॉयल हो। अब वही वाली बात है कि वो क्या कहते हैं, इसराइल ने ईरान पे हमला कर दिया, पाकिस्तान ने पुरजोर मजम्मत की, ईरान ने जवाब में दुबई पे हमला कर दिया, पाकिस्तान ने पुरजोर मजम्मत की। दुबई ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा हमारे खिलाफ गलत हुआ है, पाकिस्तान ने ईरान के मौक़िफ़ की पुरजोर मजम्मत की। ईरान ने कहा दुबई ने हमारे साथ ठीक नहीं किया, इसको वहाँ से जहाज़ नहीं भेजने चाहिए थे, पाकिस्तान ने दुबई के मौक़िफ़ की पुरजोर मजम्मत की। अमेरिका ने हमला कर दिया, पाकिस्तान ने पुरजोर मजम्मत की। ईरान ने जवाब में खलीजी ममालिक को हमला कर दिया, पाकिस्तान ने पुरजोर मजम्मत की। तो अगले कह रहे हैं कि ये है किसके साथ, ठीक है। दुबई पे ईरान हमला करे, हम दुबई के साथ हैं, हमने दुबई पे को रब्ता करके उनसे कहा आपके साथ अच्छा नहीं हुआ। ईरान ने कहा देखो मेरे साथ दुबई ने क्या किया, हमने कहा बिल्कुल आपके साथ भी अच्छा नहीं हुआ। अमेरिका ने कहा ये देखो ईरान क्या कर रहा है, हमने कहा आपके साथ भी अच्छा नहीं हुआ। सऊदीया ने कहा तुमने तो मेरा दिफाई एग्रीमेंट लिया हुआ था, मेरे साथ क्या हो गया, हमने कहा आपके साथ भी अच्छा नहीं हुआ। तो कब तक चलाएंगे? किसी टाइम पे तो एकदम से सारों ने कहना यार एक मिनट हम भारत की बातें चलते हैं, तुम बताओ, तुम एक दफ़ा बताओ तुम हो किसके साथ। तो ऑब्वियसली जब आप इस तरह की पोजीशन में हैं तो आपको या तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन के आप कहते हैं मैं आर्बिट्रेटर हूँ, मैं मीडिएटर हूँ, मैं सबके साथ हूँ, या आपको किसी एक तरफ अपना झुकाव लेके जाना पड़ता है। जब झुकाव लेके जाते हैं तो एडवोकेसी थ्रेट आ जाता है,
ऊपर से अगेन कौन ज़्यादा पैसे खिला सकता है हमें, ईरान या अमेरिका? तो सीधी सी बात है, जब झुकाव किसी एक तरफ होगा तो हम उस तरफ झुकाव करेंगे ना, जिससे फायदा होगा। अमेरिका दूर बैठा है, ईरान पास बैठा है। हाँ, अमेरिका पैसे देगा और कर्जा कहेगा, ईरान तेल देगा और सस्ते में देगा। अमेरिका वहाँ से बैठ के हमला करेगा तो कुछ ना कुछ चला लेंगे काम, ईरान संभाल गया तो हम भी कुछ ना कुछ संभाल ही जाएंगे, लेकिन ईरान ने अगर हमला कर दिया तो खैर। तो अब ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप एक वक्त में ही अफगानिस्तान को, ईरान को, सऊदीया को, दुबई को, अमेरिका को, इन सब लोगों को साथ लेके चलना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट आएगा। जो आपस में लड़ रहे हैं आप सबके दोस्त नहीं हो सकते। तो पाकिस्तान तो इस वक्त एग्जैक्टली उस कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन से गुजर रहा है। बहरहाल चैप्टर 11 का ये आखिरी और सबसे एक अहम सा टॉपिक था, जो कि थोड़ा सा इससे पहले अगर हम ऑडिट में भी बात करें तो ऑडिट में भी ये उनको काफ़ी पसंद होता है और वो इसमें लोगों को तंग करते हैं। हमारी कंट्री का सबसे बड़ा सेफगार्ड वही है कि हम एटम बम रखते हैं। ये यकीन माने, ये इसने हमें बचा लिया है। आपने टोटल स्लाइड तो नहीं देख ली कहीं? शुक्र है दूर से नजर नहीं आ रहे। 78, जस्ट 78। आज तो टारगेट ये है, देखें आखिरी स्लाइड से ऊपर की तरफ आने का मतलब ये है कि मैं बताऊं मैं मेहनत करके बैठा हुआ हूं। अगर आप किसी टाइम पे ये कहेंगे अच्छा सर का मूड नहीं है तो सर जरा कह रहे हैं अच्छा चलो रहने देते हैं, तो ऐसा नहीं है। टोटल आपका इख्तियार है। जिस वक्त आप कहेंगे सर जी बस हो गई है, वो क्या था वो, ठीक है, उन्होंने कहा वो बड़ा अच्छा फार्मूला लगा कि सारी एक जैसी हैं। जरा किताब खोल के देखिए जरा इंडिपेंडेंस वाला पोर्शन, आपको ये आखिरी चैप्टर की बात हो रही है। टोटल 27 पेजेस का चैप्टर है। हाय, असल में हमने एडिटिंग की है, मैंने ऑडिट के ऊपर जो सारी वर्किंग बनी थी वो पकड़ के, और जो जो चीज़ें चेंज होनी थी वो की है। बट स्लाइडें बनाते हुए मुझे अभी भी कुछ जगह वर्ड ऑडिट क्लाइंट लिखा नजर आ गया, जो कि खाली क्लाइंट होना चाहिए था। क्योंकि चेंजेस बड़ों ने भी वही की थी। इस पूरे पोर्शन में उन्होंने क्या किया, ओरिजिनल कोड पकड़ के और उसके अल्फाज को मुशर्रफ इस्लाम कर दिया। तो बहरहाल ये एरिया किस तरह से चल रहा है, मैं नॉर्मली कहता हूँ कि जो ये वाला पोर्शन है ना, इंडिपेंडेंस सिनेरियो, ये एप्लीकेशन है कोड ऑफ एथिक्स की। कोड ऑफ एथिक्स में आपने समझा कि कुछ सिचुएशंस होती हैं, वो सिचुएशंस को आप आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको पता लग जाता है यहाँ थ्रेट है। जब थ्रेट पता लग जाता है तो आप उसके इवेल्युएट करते हैं उसके वजन को, और जब वो ज़्यादा बड़ा हो तो फिर आप क्या करते हैं, सेफगार्ड अप्लाई करते हैं। तो हमारे कोड ऑफ एथिक्स ने एक जनरल प्रोसीजर बताने के बाद फिर जो सब पे एप्लीकेबल होता है, फिर जो प्रैक्टिशनर है उसको मुख्तलिफ तरह की एग्जांपल देनी शुरू कर दें। अगर तुम्हारा फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा तो फर्स्ट करो ये 11 तरह के फाइनेंशियल इंटरेस्ट अगर हो तो इस तरह के इंटरेस्ट में इस तरह का थ्रेट होगा, इस तरह का सेफगार्ड होगा, इस तरह के केस में इस तरह का थ्रेट, इस तरह का सेफगार्ड होगा। तुमने कोई लोन्स वगैरह लिए हुए हैं, लोन बैंक से लिए हुए हैं तो इस तरह का थ्रेट होगा, इस तरह का सेफगार्ड होगा। अदर देन बैंक लिए हुए हैं तो इस तरह का थ्रेट होगा, इस तरह का सेफगार्ड होगा। यानी पहले हमें समझाया कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हुआ है कि हम दुनिया की हर सिचुएशन नहीं डिफाइन करेंगे और हम तुम्हें आइडिया दे देंगे, और जैसे जैसे बड़े होते गए थोड़ी थोड़ी रिसर्च करते गए तो हमें अलग अलग एरियाज में छोटे छोटे से मशवरे भी देते चले गए। तो ये सारा पोर्शन एक तरफ और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एक तरफ। अगर आपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ा हुआ है और आपने जिंदगी में कभी भी ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, पेपर में एक सिचुएशन आ गई और आपने एग्जैक्टली ये सिचुएशन यहाँ नहीं पढ़ी हुई, लेकिन वो सिचुएशन देख के आपको समझ आ रहा है और आप उसमें बता रहे हैं कि क्या थ्रेट है और आप उसके सेफगार्ड बता रहे हैं और आप 80 to 90% वही बता रहे हैं जो कि इन एरियाज में लिखा हुआ है, तो शायद ये एरिया इरेलेवेंट हो जाता है। तो ये एरिया एक एडिशनल अंडरस्टैंडिंग है कि उन्होंने कहा था कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की उन्होंने आपको दर्जनों एग्जांपल्स दे दी और हर तरह की एग्जांपल में बता दिया कि इस तरह की सिचुएशन में यूं थ्रेट को इवैल्यूएट करना और यूं सेफगार्ड अप्लाई कर देना। तो अब यहाँ पे डिफरेंट तरह के पोर्शंस हैं। वो बाहर से इशारा करके पूछ रहे थे चाय ले आऊं, मैंने कहा नहीं जी। 4A जी, जो कोड ऑफ एथिक्स पे गहरी नजर रखते हैं ये 4A की कॉपी है। अब इसमें क्या होगा, इस तरह से एरिया चलेंगे। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंटरेस्ट आएगा और उसके बाद एक इस तरह का टेबल चल रहा होगा, ये बताएगा सिचुएशन, ये बताएगा थ्रेट कौन सा है, SI मतलब सेल्फ इंटरेस्ट, उसकी सिग्निफिकेंस किस फैक्टर से होगी, अगर किताब ने नहीं बताई तो यहाँ नहीं लिखी हुई आ रही होगी, और सेफगार्ड क्या चीजें होनी चाहिए, क्या एहतियात होनी चाहिए। तो इसमें अगर आप देखें तो सीरीज ऑफ टेबल है, अलग अलग इश्यूज पे अलग अलग तरह की सिचुएशन में अलग अलग तरह के थ्रेट्स हैं, अलग अलग तरह के सेफगार्ड्स हैं। ये वो पोर्शन है जो रीड ओनली होता है, यानी कि CFAP 6 में भी हम क्या करते हैं, जब यहाँ पहुंचते हैं तो मैं स्टूडेंट्स को इसका नक्शा देता हूँ कि ये ओवरऑल ये इसका नक्शा है, इसमें इस तरह के एरियाज आ रहे हैं, और कम से कम आपको ये नक्शा पता हो। उससे फायदा क्या होता है, पेपर में अगर सवाल आया और उस सवाल को देख के आपने कहा यार ये वाला सवाल तो इस तरह के एरिया में होना चाहिए, तो आप पेपर में एग्जैक्टली वो एरिया खोल सकते हैं। ये सारी बातें किताब में मौजूद है, आसान इंग्लिश में लिखी हुई मौजूद है। ओपन बुक एग्जाम हो जाने के बाद अब इसको याद करना तो हरगिज कहीं से भी जरूरी नहीं है, इसको एक सिंगल रीडिंग देना जरूरी है कि हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते जाएं, देख लें कि ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। उससे पेपर में अगर सिचुएशन आ जाए हम खुद से लिख सकें तो भी अच्छा है, और अगर हम ओपन बुक करना चाहें यूज तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं। बात कुछ समझ आई? कोड ऑफ एथिक्स की शक्ल भी तो देखनी है, देखिए देखिए उसके इंडेक्स से हमें कुछ समझ आती है। हाँ सर इस वक्त जो है ना कुछ भी कर दें बस, पता नहीं चाय के बाद आप कितनी देर तक रुक सकेंगे जी। मेल करनी थी वो अपलोड के वाले से, वो एक भाई ने मुझे याद भी कराया था, लेकिन वो उस वक्त तक मैं बिल्कुल ही जो है ना वो उसके भी नहीं हुए, तो बस फिर सारे बराबर हैं। दुख तो तब होता है ना जब कुछ अपलोड हो गए और कुछ सिर्फ टैक्स वालों का हुआ है। ठीक है जी, ICAP प्रोवाइडेड डाटा एश्योरेंस एंड एथिक्स
छोटा सा डॉक्यूमेंट है, कोड ऑफ एथिक्स, सिर्फ 250 सफ़े। अब ये 27 सफ़े ना प्यारे लगना शुरू हो जाएंगे। 27 सेकंड चैप्टर के हैं और उससे पीछे वाले चैप्टर शायद 40, 38 या 29। देखते हैं ये दिखता कैसा है। पहला सफ़ा हमेशा की तरह ज़ाया किया हुआ इन्होंने, वो कहेंगे यार हमने नाम लिखा हुआ था ना, इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस इंक्लूडिंग इंटरनेशनल इंडिपेंडेंस स्टैंडर्ड एंड अदर रिवीजन टू द कोड रिलेटिंग टू सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस एंड रिपोर्टिंग जनवरी 2025। आप अक्सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में देखते हैं यहाँ 13 लिखा हुआ होता है, 17 लिखा हुआ होता है, 21 लिखा हुआ होता है। तो इस वक्त आप जो है ना बहुत जदीद वो पढ़ रहे हैं। 2 और सफ़े ज़ाया हुए। खैर इधर इतने सारे सफ़े हैं, कितने ज़ाया कर लेंगे। चैप्टर 1 इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस, ये आ गया, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस स्टैंडर्ड्स। रिवाइज ग्लॉसरी, जो कि डेफिनेशंस वगैरह को इन्होंने ये एथिक्स के आने के बाद रिवाइज किया। कॉन्सिक्वेंशियल एंड कंफर्मिंग अमेंडमेंट टू इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट इंक्लूडिंग इंटरनेशनल इंडिपेंडेंस स्टैंडर्ड। इसके आने के बाद से ओरिजिनल वाले कोड में कहाँ कहाँ तब्दीली करनी पड़ी। वो जो पार्ट 1, 2, 3 और 4 में, क्योंकि जब ये आया तो पहले वो थ्रू आउट अकाउंटेंट बोलते थे, अब उन्होंने कुछ जगह पे ज़्यादा ग्लोबल वर्ड इस्तेमाल कर लिए, कुछ जगह जहाँ जेनेरिक बात करते थे वहाँ उन्होंने सस्टेनेबिलिटी की बात करना शुरू कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 182 से आगे की चीज़ें हमारे लिए काफ़ी हद तक रेलेवेंट हो गई। फिर सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग रिलेटेड जो रिवीजन पार्ट 1 से लेकर 3 तक हुई हैं वो इसमें बताई नहीं है। तो ये वो पिछले पार्ट्स की रिवीजन है जिनका हमसे ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमारे सिर्फ और सिर्फ एथिक्स वाला कोड है, ये सस्टेनेबिलिटी का एथिक्स वाला कोड है। यानी कि पार्ट 1, 2, 3 और 4 ये हमारा स्कोप नहीं है। हमारा स्कोप क्या है? पार्ट 5, जो कि इस चैप्टर 1 के अंदर दिया हुआ है। बात समझ आ रही है? थोड़ा सा आगे देखते हैं जी। चैप्टर 1 में पार्ट 5 इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, ये देख रहे हैं, चैप्टर 1 की हेडिंग आई और नीचे लिखा हुआ है पार्ट 5। यानी कि चैप्टर 1, इस बुकलेट का जो चैप्टर 1 है वो एक नया यूनिट इंट्रोड्यूस करा रहा है, विच इज पार्ट 5 इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस। अब इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो इसका शुरू वाला पोर्शन होता है ना, ये बड़ा जबरदस्त होता है। इससे आपको पूरा नक्शा मिल जाता है। कंप्लाइंग विद पार्ट 5 सिंपल सा, मतलब वो जनरल बात होती है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन से भला? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी वगैरह। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई और उस तरह से करो। प्रेशर टू ब्रीच द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। अच्छा, ये जो कोड्स है ना, 5 तो सबके पीछे है। ये 5 100 का मतलब है इन्होंने 100 पकड़ा और उसको, यानी कि इस वाले में कंप्लाइंग विद पार्ट 5 या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में 110 पकड़ा उन्होंने और उसके पीछे 5 लगा दिया, तो वो कोड ऑफ एथिक्स का वो पोर्शन उठाया और अपना यूनिट बना दिया। तो इन्होंने कोशिश ये की है कि इनकी सीरियल नंबरिंग चेंज ना हो और बस सबके पीछे 5 लगा दिया, जिससे हम उसको पकड़ सकते हैं। तो अगर पार्ट 3 में कोई एक चीज़ दी हुई होगी तो वो फॉर एग्जाम्पल 3310 होगी या 310 होगी, और आप फिर उसके साथ 5। पहले नंबरिंग कोड की कैसे चलती थी? 100 सीरीज पार्ट 1 के लिए, 200 सीरीज पार्ट 2 के लिए, 300 सीरीज पार्ट 3 के लिए, 400 सीरीज पार्ट 4 के लिए। अब जो पार्ट 5 आया उसने इन सब के पीछे एक 5 लगा दिया। तो 5 270 का मतलब है ये 270 पोर्शन है जिसको इन्होंने रिफ्रेश कर दिया। इसका मतलब है कि 200 में से बिल्कुल उन्होंने सही कहा, सिर्फ एक पोर्शन लिया, प्रेशर टू ब्रीच द फंडामेंटल प्रिंसिपल। 200 सीरीज या पार्ट 2 क्या था? चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस। इसका मतलब है कि हमारा जो इस वक्त फ्रेमवर्क है वो थ्रू आउट हमें इन प्रैक्टिस वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसी बातें बता रहा है, बिजनेस वाला उनका इसका स्कोप नहीं है। तो ये थ्रू आउट एथिक्स को हम जिस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं वो एक सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस का कॉन्टेक्स्ट है। अच्छी बात है कि हमारे सिलेबस में जो पिछला पोर्शन था वो भी सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस का था। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है पार्ट 1 में से इन्होंने ये 3 चीजें उठाई, पार्ट 2 में से ये उठाया और फिर पार्ट 3 स्टार्ट हो गया। अप्लाइंग द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो भी हमने पढ़ा, प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट, क्वालिटी रिव्यूअर और उसकी जो ऑब्जेक्टिविटी है जिसके ऊपर हमारी डिस्कशन उस तरह से नहीं हुई, फी एंड अदर टाइप ऑफ रिमरेशन, इंड्यूसमेंट्स इंक्लूडिंग गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी, कस्टडी ऑफ क्लाइंट एसेट्स, रिस्पॉन्डिंग टू नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। उसके बाद एक बड़ा एरिया बच जाता है विच इज टैक्स प्लानिंग सर्विसेज। एक्सटर्नल एक्सपर्ट को कैसे यूज करें? एक्सटर्नल एक्सपर्ट का पोर्शन जब हमारे सिलेबस में डाला है तो उस वक्त जो ड्राफ्ट शेयर किया था उस वक्त उसमें लिखा था इसका भी ड्राफ्ट है, ये कुछ अर्से बाद आएगा। तो अभी इसलिए इसके ऊपर जो है ना किताब में आपको वहां पे लिखा नजर आएगा कि ये भी ड्राफ्ट है। ओरिजिनल जो रिवाइज वर्जन आ चुका है उसमें है वो, लेकिन आईकेप ने जो हमसे शेयर किया, मैंने आपको बताया ना ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि हमसे क्या शेयर हुआ और इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है। दुनिया में चेंज आती है, आईकेप 6 महीने के रूल पे चल रहा होता है। तो इस वक्त ये पोर्शन बन चुका हुआ है दुनिया में और मंजर आम पे भी आया हुआ है, बट हमारे स्कोप से बाहर हो जाता है। तो हो सकता है आप कहेंगे यार ये पोर्शन है और किसी जगह अचानक से कोड की कॉपी आप तक पहुंचे और उसमें लिखा हो कि वो एक्सपर्ट आप कहें इस पे तो 4-5 सफ़े हैं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो हमारा जो स्कोप जहां तक की अपडेट्स है उसके मुताबिक ये भी हमारे पास नहीं आया जी। हमारा स्कोप जनवरी 25 तक कह लें या जो आईकेप ने हमें जहां तक मॉडिफिकेशंस का कहा। अच्छा, फिर उसके बाद हल्की फुल्की ग्रुप से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन है कि अगर ग्रुप आ जाए, जैसा से नेटवर्क फर्म की हमने बात की थी, तो इसी तरह से अगर ग्रुप आ जाए तो वो सारी कंसिडरेशन जो आपके इंडिविजुअल लेवल पे हैं वो ग्रुप लेवल पे भी चली जाती हैं। जो चीज़ मैं आपको आगे दिखाना चाहता हूँ, फीस वगैरह हमने देखी हुई है। फी कंपनसेशन एवैल्यूएशन पॉलिसी आज के हमारे टारगेट में। गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी का एक बड़ा पोर्शन भी हमने देखा, एक छोटा पोर्शन एक्चुअल थ्रेट एंड लिटिगेशन की, इन सारे जितने भी एरियाज हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, लोन्स, बिजनेस रिलेशन, फैमिली पर्सनल, इन सब के आपके पास वो टेबल मौजूद है।
अब होता ये है कि जब पेपर में सवाल आए तो पुराने ज़माने में जब फिजिकल किताबें होती थी तो हम क्या करते थे, अब इंडेक्स में आके इससे अंदाज़ा लगा लेते थे कि वो ब्रॉडली कौन सा एरिया है। क्योंकि हो सकता है आप वर्ड फाइनेंशियल इंटरेस्ट लिख के सर्च करें तो आपको 222 वो नजर आ जाए। तो कोशिश ये करनी है कि कम से कम हम अपने जोन को आइडेंटिफाई कर लें कि लोन्स वगैरह की बात हो रही है तो मैंने 5511 के अंदर फिरना है, तो वो आपको 2-2.5 सफ़े नजर आएंगे जिसके अंदर से आपको आपका मुद्दा मिल जाएगा। लेकिन खाली वर्ड लोन लिख के सर्च किया तो शायद 73 सर्चेज आ जाए। तो इसलिए ये समझना बड़ा जरूरी है कि जो ये जितने भी एरियाज है ना, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज, एश्योरेंस क्लाइंट को देना, लॉन्ग एसोसिएशन, टेम्परेरी पर्सनल असाइनमेंट, एम्प्लॉयमेंट विद सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस क्लाइंट, सर्विंग एज डायरेक्टर, रीसेंट सर्विस, फैमिली, आपके पास ये जो टेबल्स हैं ओरिजिनल में ये पैराज बने हुए हैं और मैंने उन सबको इस वक्त टेबल की शक्ल में दे दिया ताकि ये सारे एक जैसे हो जाएं। आप हर एरिया को समझें कि ये मुद्दा है, ये इंटरेस्ट है, यूं इंटरेस्ट भारी होता है और ये उसका सेफ गार्ड है। तो इस वर्किंग पे ये अगर आप गौर से देखें तो ये सारी एरियाज आपको नजर आते चल जाएंगे। किताब देख रहे हैं आप साथ साथ? जी, अब अगेन वो जो इंडिपेंडेंट वाली चीज आप वहां पे देखते थे वो यहां से शुरू हो रही है 5410 से, क्योंकि वो 410 से आगे की चीज वो सारा। जी, इसमें सेक्शन और नंबर लिखने का फायदा है? इसमें सेक्शन और नंबर लिखने का फायदा नहीं, यहाँ नहीं है असल में। इसमें आगे हर पैराग्राफ का भी अलग नंबर होता है। ये इस वक्त मैं सेक्शन नंबर याद करवाने के लिए नहीं बता रहा, ये बता रहा हूँ कि आपको नक्शा समझ आ जाए, क्योंकि आपके पास जो किताब है वो शक्ल में नहीं है। ये जो आपका इंडिपेंडेंस का चैप्टर है ये टॉपिकली डिवाइड हुआ है, तो इनमें से ये टॉपिक पकड़ेगा फाइनेंशियल इंटरेस्ट, उसके अंदर की कहानी का टेबल बना देगा। लोन एंड गारंटी पकड़ेगा तो ये तकरीबन हमारे पास फी से लेके ये आगे जितने भी एरियाज हैं उन सबके टेबल हैं। फिर इनकी तो बस हो गई बेचारों की, इन्होंने कह दिया प्रोविजन ऑफ नॉन एश्योरेंस सर्विसेज टू सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस क्लाइंट। सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस क्लाइंट को आप नॉन एश्योरेंस सर्विस दे रहे हैं, इसके अंदर 6-7 तरह की सर्विसेज है, किताब में उन सबका टेबल बना हुआ है। अब अगेन वही वाली बात है जो किताब को साथ साथ नहीं देख पा रहे, इसमें ऊपर की कुछ बातें रिपीट भी हो रही हैं। यस, बिल्कुल आपने सही कहा। ये भाई ऑडिट पढ़ के बैठे होंगे, उन्होंने कहा जो है ना आज जो है ना, ये वैसे मेरे से जो उन्होंने इशारा किया था चाहे लाने का, उसके बाद जो है ना वो हाँ कोई पता नहीं, वो नहीं होता कि वो देखें कि अंडरस्टैंडेबिलिटी है या नहीं है, तो कंप्लीटनेस तो थी। इनसे पता करें वो कहीं ऐसा तो नहीं मेरी चाय पूछ के कहीं और रखा है। उन्होंने कहा हाँ सर के लिए चाय बनानी थी, टीम्स भी 2 अलग अलग है। हाँ जी, अरे वाह। अच्छा जी, वो नाम याद है जो भी आपने देखे थे? मैं सिर्फ एक दफ़ा आपको स्क्रीन पे दिखा दूं ताकि आपको पता लग जाए कि वो चीज़ें हमारे पास किस किस तरह से आ रही हैं। फाइनेंशियल इंटरेस्ट एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट के अंदर डिफरेंट तरह की सिचुएशन आगे कई सफ़ों पे फैली हुई हैं और हर सिचुएशन में उनके थ्रेट्स और उससे रिलेटेड। फिर लोन्स एंड गारंटीज, याद है हेडिंग, इसके अंदर 4 एरियाज हैं। फिर बिजनेस रिलेशनशिप में चंद एग्जाम्पल, फिर फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप, एम्प्लॉयमेंट विद एंड क्लाइंट। अब ये विद एंड क्लाइंट पता क्यों है? क्योंकि विद एन ऑडिट क्लाइंट था और ऑडिट जब गायब हुआ तो ये एन जो है ना वो बेचारा, तो इस तरह के आपको टाइपोज नजर आएंगे। अब जाहिर है मतलब जान लेंगे बच्चे की। एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट, एम्प्लॉयमेंट विद क्लाइंट्स दैट आर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज। फिर वो एरिया चल रहा है टेम्परेरी पर्सनल असाइनमेंट, उसकी बात हुई। रीसेंट सर्विस विद क्लाइंट, आगे के एरिया कितने प्यारे हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं। सॉरी, सर्विंग एज अ डायरेक्टर और ऑफिस ऑफ सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस क्लाइंट, लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ सीनियर पर्सनल, यहाँ बात होगी कूलिंग ऑफ पीरियड की, ये थोड़ी सी डिफरेंट बात है, इसको एक दफा हम कर लेंगे। प्रोविजंस ऑफ नॉन एश्योरेंस सर्विसेज टू सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस, सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस के क्लाइंट को आप दे रहे हैं नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। कौन कौन सी? पहले जनरल बातें हैं कि नहीं देनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या एहतियात है। फिर वैल्यूएशन सर्विसेज से रिलेटेड, टैक्स रिटर्न और टैक्स कैलकुलेशन से रिलेटेड, इंटरनल ऑडिट की सर्विसेज, आईटी सिस्टम की सर्विसेज, लिटिगेशन सपोर्ट सर्विस, लीगल सर्विस, रिक्रूटिंग सर्विस, कुछ रिक्रूटिंग सर्विसेज खासतौर पर मना है, कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज। फिर फी से रिलेटेड इसी तरह की डिस्कशन, फी रिलेटिव साइज क्या है, फी ओवरड्यू हुई हो, कंटिजेंट फी, कंपनसेशन एवैल्यूएशन पॉलिसीज, ये गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी, ये सारे वो नाम हैं जो आपको वहाँ पे नजर आ रहे थे। मैं रिलेट करके आपको बता रहा हूँ कि आप किसी वक्त कोड ऑफ एथिक्स देखें तो आपको एक और तरह से नजर आ रहा होगा, और जब आप इस चैप्टर पे आएंगे तो आप कहेंगे कि भाई ये टेबल्स तो मुझे कोड ऑफ एथिक्स में नजर नहीं आए। तो ये टेबल बेसिकली वहाँ के 2-3 सफ़ों का स्मार्ट वर्जन है जिसमें से काम की बात, थ्रेट, सेफगार्ड और वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। तो होता ये है कि मैं कहता हूँ कि जब आपको एक दफ़ा ये चीज़ समझ आ गई और आप इसको एक दफ़ा ओरिजिनल में जाए बगैर इन टेबल्स वाले डॉक्यूमेंट को, ये 25-27 सफ़ों को एक दफ़ा जब जिंदगी में पढ़ लेते हैं तो जहन में एक अप्रोच बन जाती है। याद साथ कुछ नहीं करना, और ये आपको पता लग गया कि आप जो किताब में पढ़ते जा रहे हैं वो कोड ऑफ एथिक्स में किसी जगह उसका पूरा क्वेश्चन बना हुआ है। अब अगेन इन्होंने कहा कि यहाँ पे भी उस तरह का टेक्निकल सवाल बनेगा। इनिशियली नो, आहिस्ता आहिस्ता उसे समझ आएगा। हाँ, अब जैसे कूलिंग ऑफ पीरियड वगैरह के अंदर बड़ी टेक्निकलिटी मौजूद है। वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, शायद वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सेफ हैं, लेकिन जब वो आहिस्ता आहिस्ता सवाल बनाने शुरू करेगा तो वो सोचेगा कि S1 में से क्या बना दूं, S2 का स्पेसिफिक फ्रेमवर्क कितना बाहर निकल जाए, और ओपन बुक एग्जाम करने के बाद इंडस्ट्री में से कुछ भी पूछ ले, वो भी हमने फड़का देना है। तो जब वो आगे जाके सोचेगा कि पेपर के लेवल को टेक्निकल करूं, तो कोड ऑफ एथिक्स इज दैट एरिया जहां से वो जितना मर्जी घुमा दे वो ऑडिट बना सकता है। ऑडिट में वो क्या करता है, जब ऑडिट में ओपन बुक एग्जाम जब से उसने किया था उसके बाद से, चूंकि लोगों के पास पूरा कोड ऑफ एथिक्स होता है, कैफ से ऑडिट पढ़ते आ रहे होते हैं, तो वो कहते हैं एथिक्स का सवाल आ जाए ऐसी की तैसी, और फिर आई कैप सवाल के जरिए ऐसी की तैसी कर देता है।
तो ओपन बुक हमारे पास मौजूद है, ये एक अच्छी बात है। इसका मतलब हमें इस चैप्टर को भी याद नहीं करना, लेकिन हमने एक दफ़ा ज़िंदगी में इस चैप्टर को अपनी आंखों से तेज़ी से पढ़ लेना है, ताकि हमें ये पता लग जाए कि हाँ ये बात इस तरह से, जहन में थोड़ी सी स्टोरी रह जाए। पेपर में टाइम कम हो तो जितना दिमाग में था उसके मुताबिक आंसर कर दिया, टाइम ज़्यादा है तो रेलेवेंट एरिया खोल के उसकी रिसर्च शुरू कर दी। अब अगेन सवाल ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर का हो सकता है? ये जो आखिरी पोर्शन है इसकी वेटेज बाकियों से कम है, 25 से 30 नंबर या 25 से 35, 25 से 30 थी गालबन, 25 से 35। एश्योरेंस और एथिक्स मिला के बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने वो कह रहे हैं कि 10 नंबर का मॉडल पेपर में दिया। मॉडल पेपर से आईकेप ने थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश की है। व्हाट आई सी इज कि आईकेप तीनों पोर्शन से दो दो सवाल टाइप बना रहे हैं कि पहले पोर्शन जैसे एक S1 का बना दिया और एक जेनेरिक बना दिया जो कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग डिस्कस कर रहा हो, दूसरे में से एक S2 का बना दिया और एक इंडस्ट्रियों में से किसी का बना दिया, तीसरे में से एक एश्योरेंस का सवाल बना दिया, एक कोड ऑफ एथिक्स का सवाल बना दिया। तो इन सारी जगह पे हमने जितना पढ़ा हुआ है और समझा हुआ है, तो पेपर में अगर टाइम कम है तो हम अपनी तरफ से सेल्फ राइटिंग सेल्फ आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे घबरा जाएं और लगे कि नहीं मैं इसका ज्यादा एक्यूरेट जवाब लिखूं, क्योंकि एक्यूरेट जवाब और कम एक्यूरेट जवाब में फर्क होगा 3 नंबर का, तो उस टाइम पे ऐसा ना हो कि आप कोड ऑफ एथिक्स का सवाल या एश्योरेंस का सवाल देख के इतना प्यार हो जाए आपको कि आप जाके पूरा अच्छी तरह से पढ़ रहे हो और आपके हाँ ठीक है और उसके बाद टाइपिंग कर रहे हो, ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए। तो मजे की बात है, जिस सवाल का जवाब किताब में मौजूद है वो ज्यादा मुश्किल सवाल है। पता नहीं आप समझे या नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं सही जगह पहुंच गया हूं, तो फिर आप पढ़ना शुरू कर देंगे, फिर आप उसको रिफाइन करना शुरू कर देंगे, फिर उन ज्यादा नंबर की लालच में जो जनरल लिखा हुआ जवाब और किताब से लिखे हुए जवाब में फर्क पड़ना है 3-4 नंबर का, बट वो 3-4 इजाफी नंबर लेने के लिए आपको आधा घंटा शायद एक्स्ट्रा लग जाए। तो इसलिए पेपर में अगर जेनेरिक सवाल आए तो वो ज्यादा मजे की बात है, क्योंकि हमारी जेनेरिक के हिसाब से भी तैयारी हुई है, और स्पेसिफिक आए और आप उसको जेनेरिकली जानते हो तो भी जेनेरिक ज्यादा बेहतर है। फायदा सिर्फ ये हुआ है कि अब हमें SASB के जो 12 इंडस्ट्री हैं वो इंडस्ट्रियों की चीजें याद नहीं करनी। फायदा ये हुआ है कि मुझे डीप डाउन हर एरिया के थ्रेट सेफगार्ड याद नहीं करने, लेकिन कम से कम मेरी लॉजिक इतनी होनी चाहिए कि मैं सही जगह पे उसको आइडेंटिफाई कर सकूं। डन। तो फिर एक ब्रेक करके, जिस ब्रेक में आप लोगों ने चाय पीनी थी, आपने चाय पीना शुरू कर दिया, आप चाय पी रहे हैं तो बस ठीक है, फिर ब्रेक की क्या जरूरत। एक ब्रेक करके अगले सेशन में मैं इनमें से चीजें दिखाता हूं। एक दो चीजें जो जरूरी हैं उसमें जो टेक्स्ट प्लानिंग का एरिया है वो थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज है। उसके बाद जब इन टेबल्स पे आऊंगा आप लोग जब कहेंगे मैं बस करूंगा, वरना मेरा पेट तो नहीं भरने वाला। इंड्यूसमेंट्स, गिफ्ट्स, हॉस्पिटैलिटी, क्लाइंट्स के साथ आपकी फर्म के लोग या प्रैक्टिशनर या उसकी टीम मेंबर्स को कभी कभी कुछ प्यार से गिफ्ट मिल जाते हैं। कभी कभी डेली चाय के बजाय कॉफ़ी मिलती है। घर जाते हुए 1.5 लीटर की बोतल भी साथ कर देते हैं डेली। तो कभी कभी बड़ा लेविश खाना खिलाते हैं या किसी क्लब की मेंबरशिप दिलवा देते हैं कि हफ्ते में एक दफ़ा खा लिया करो, कोई बात नहीं, हमें बिल दे दिया करो, हम अच्छे लोग हैं। तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? एक गरीब इंसान जिसकी अपनी फर्म वालों ने उसको कभी भी उसकी औकात से बाहर नहीं आने दिया, ये कौन लोग हैं? ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये क्यों उस बच्चे को उसके स्टाइपेंड जितने पैसों के तो महीने में खाने खिला देते हैं? बाकी कैसा भी होता है। मैं एक एज्यूम सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ ना, कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन रही हो कि क्लाइंट की मेहरबानियां खत्म ही ना हो रही हो, सारे टीम मेंबर्स को वो कहेंगे ये सीनियर टीम मेंबर इनको गाड़ी गिफ्ट कर देते हैं और ये छोटे टीम मेंबर्स इनको बाइक गिफ्ट कर देते हैं। क्या भाई ईमानदारी है? उसकी बाइक पे बैठ के उसके साथ पेट्रोल हरामी तो नहीं ना करेंगे? तो जो आपको खिला रहा है, जो आपको घुमा रहा है, जो आपको गिफ्ट दे रहा है, जो आपको अच्छे तरीके से लेके चल रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल हो जाएगा ईमान पे कायम रहना। अब सवाल ये कि किस लेवल की इंड्यूसमेंट। अब क्लाइंट आपको डेली जाते हुए एक चाय दे रहा है, अब क्या चाय लेना गलत है या सही है? अभी कैसे डिफाइन होगा कि कितनी अमाउंट की चाय जो है वो आपको इन्फ्लुएंस करेगी और कितनी अमाउंट की चाय आपको इन्फ्लुएंस नहीं करेगी? कितनी प्यारी बात कर दी। अगर वो डेली अपने एम्प्लॉइज को भी उसी तरह की चाय पिलाते हैं, उनकी एम्प्लॉइज के लिए भी एक मशीन रखी है और वहाँ से बटन दबा के और वहाँ से नेस्कैफे और वहाँ से वो झाग वाली जो है वो सर्फ वाली चाय निकाल लेते हैं, ठीक है, ठीक है, उनके नहीं कार्डबम टी सर आप जो है ना कहाँ चले गए। तो कहने का मतलब है कि अगर वो सबके लिए है और आपके लिए भी है तो ओके, वो अपने सारे लोगों को महीने में खाने का वोचर दे देते हैं, उनका अपना फर्ज करें होटल भी अपना है कोई, तो आपको दे दिया, तो शायद ये को बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाली बात नहीं है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखना, आपकी केयर करना, उनका मैनेजर अकाउंट डेली आपको आपके घर से पिक करके लेके आता हो काम वाली जगह पर, तो मामला थोड़ा सा खराब हो जाएगा। अब इसका मतलब एक मुश्किल एरिया आ गया, यहाँ पे हमें जजमेंट देखनी होगी कि मामला क्या है, किस नोयत का ताल्लुक है और वो किस लेवल का प्यार मोहब्बत है जो उनकी तरफ से हमें मिल रहा है। तो इस सबको कलेक्टिवली बोलते हैं इंड्यूसमेंट्स इंक्लूडिंग गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी। ऑफरिंग और एक्सेप्टिंग इंड्यूसमेंट्स माइट create a self-interest threat, familiarity threat or intimidation threat to compliance with fundamental principles। उनका self-interest threat जाहिर है गिफ्ट मिल रहा है, self-interest है। familiarity गिफ्ट देने वाला दोस्त होता है तो दोस्त के साथ तो बुरा नहीं करना, या intimidation threat गिफ्ट देके कहेगा कि बस अब ये मैं सबको खबर बता दूंगा, अब तुमने वो करना जो मैंने कहा है, ठीक वीडियो बना ले। इंड्यूसमेंट कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, सिचुएशन हो सकता है, एक्शन हो सकता है, दैट इज यूज्ड एज अ मीन टू इन्फ्लुएंस another individual's behavior but not necessarily with the intent to improperly influence that individual's behavior। भाई अचानक से अमेरिका आपको कहे कि मैंने सुना है कि आपके कुछ डेट्स रोल ओवर हो रहे हैं, आपने यूएई के $3.5 अरब देने हैं, सऊदीया के $2 अरब देने हैं, फलाना किस तरह से, यार एक काम करो मैं तुम्हारा एक अच्छा अलाई तो हूँ और ऑलरेडी तुम अच्छा रोल भी प्ले कर रहे हो जियो पॉलिटिक्स में, तो यार एक काम करो $10 अरब पकड़ो, तुम अपने लोन चुकाओ, बाद में देखेंगे, हम तो अच्छे दोस्त हैं।
क्या उसके बाद ईरान अमेरिका वाले मामले में पाकिस्तान खुददारी से एक अच्छी गैर जानिबदार सालिसी कर सकेगा? अब जब बात चली रही है और परेशान है तो चैप्टर बाय चैप्टर स्ट्रेटेजी देख लेते हैं। बड़ी देर लगा दी आपने सोचते सोचते। असल में ग्रुप में अगर लोग परेशान है तो वाकई जो है ना वो टेंशन में हो गए, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। वो है, वो बीच में पैरा था, मैंने जल्दी से खा गया था। उसमें लिखा हुआ था कि जितना टाइम पीछे गुजरा है अगला टाइम वहां से स्टार्ट होगा, तो वो भी बीच में ऐड होता है। लेकिन लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, तो इसलिए मैंने जो है ना उसको देखे फिर मैंने कहा यार मैं किन लोगों को क्या बता रहा हूँ, बस ठीक है सही है ये पढ़ लेंगे। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आप फर्म चेंज करते हैं तो उससे पीछे अगर किसी जगह आपका टाइम चल रहा था तो अगली फर्म में आगे जीरो नहीं हो जाता, वो पीछे से काउंटिंग शुरू होती है। 3 एरियाज सिलेबस के, S1 एंड गिरदुनवा, S2 एंड SASB, और तीसरा अश्योरेंस एंड एथिक्स। अगर आप कहेंगे जी बहुत शदीद तरीन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, तो इंतहाई अखीर शदीद इंपॉर्टेंट चैप्टर, शदीद इंपॉर्टेंट चैप्टर 4 पूरे पेपर की जान है, S1। कोई कंप्रोमाइज नहीं, इसका कोई पैरा भी अगर नहीं समझ आ रहा, परेशान है तो अच्छी तरह से देखें समझें, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मिस्टेकनली उनसे जो पहली ग्रेड बन गई है वो पूरी S1 है। तो अगर वो अकेले S1 से भी सारा कुछ बनाते हैं तो वो हक बजाने में, ऑल दो उनके अपने मॉडल पेपर में उन्हें समझ आ गई कि हम अकेले S1 से इतने सवाल नहीं बना सकते। चैप्टर 4, चैप्टर 5, ये कौन भाई साहब है? S2। अब अगेन जब SASB के स्टैंडर्ड जोन सबका एक जैसा मिजाज है तो इसमें ऑटोमेटिकली चैप्टर 5 जरा खिल के सामने आ जाता है। अश्योरेंस की बात करेंगे तो अश्योरेंस में 2 चैप्टर है, चैप्टर 9, चैप्टर 10। इंटरेस्टिंगली चैप्टर 9 पढ़ने में ज्यादा है लेकिन इंपॉर्टेंट ज्यादा चैप्टर 10 है जो कि छोटा है, रिपोर्टिंग। और 11-12 में 11 ज्यादा मजे का है। तो अगर आप सुपर शदीद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट देखना चाह रहे हैं तो ये है। अगर इसमें आप कहते हैं कि सर कुछ और भी ऐड कर दें तो मॉडरेटली इंपॉर्टेंट की बात कर देते हैं। सर मतलब अभी सीक्वेंस में दोबारा से अगर ये करते हैं तो सीक्वेंस में चलें। आप रिवीजन करते हुए इन चैप्टर्स पे जब पहुंचे इनको तवज्जो ज्यादा देनी है। पहले करते हैं जनरल चैप्टर 1 भी इंपॉर्टेंट। अगेन अभी मॉडरेटली इंपॉर्टेंट वाले में मसला ये है कि 1 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, क्योंकि स्टेक होल्डर्स के हवाले से भी कोई डिस्कशन हो सकती है, तो इसलिए मैं उसको शदीद इंपॉर्टेंट नहीं, उसको मॉडरेटली इंपॉर्टेंट के अंदर लेके आ रहा हूँ। 1 और चैप्टर नंबर 3 मॉडरेटली इंपॉर्टेंट हो गया। देन चैप्टर नंबर 9 यहां वाला, अगर मूड बने तो चैप्टर नंबर 12 इंडिपेंडेंस वाले क्राइटेरियाज। तो फिर बचा क्या? इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज लेक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग प्लस मैपिंग आपकी बेहतर होनी चाहिए जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं उसकी। यानी मैं उन तीनों चैप्टर्स को सबसे साइड पे ले जाऊंगा कि जी 6, 7 और 8 इनको ना सुपर इंपॉर्टेंट कह सकते हैं ना मॉडरेटली इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि आपने याद करने के हवाले से नहीं देखना, बट अगेन पेपर में सवाल आ सकता है। अब वो इन 3 चैप्टर्स में से कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट हो सकता है? ऑब्वियसली हर चैप्टर का अपना एक मिजाज और 12 इंडस्ट्रीज हैं, उनकी अपनी मर्जी की 12 में से कहीं पे भी चले जाएं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हमेशा बेहतर है। और मैन्युफैक्चरिंग में आपने केमिकल्स ऐड करना है, तो 5 नहीं 6, 4 हमारे पास टर्शरी हैं, 2 प्राइमरी हैं। प्राइमरी में इस वक्त मिस्टेकनली 3 है, वो जो केमिकल है, केमिकल को आपने मैन्युफैक्चरिंग में काउंट करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी इंडस्ट्रीज की नस्बत, क्योंकि उसके अंदर फिर आपके और तरह के कंसर्न्स भी आ जाते हैं जो सस्टेनेबिलिटी को ज्यादा अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो 4 और 5 को तो बहुत अच्छे तरीके से बहुत जबरदस्त ग्रिप में हो, और अगर जरूरत याद करने की भी पड़ जाए तो याद भी किया जा सकता है। अगेन अगर आप साथ साथ सवालों को देखते रहे और क्लास में डिस्कशन करते रहे हैं तो जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं वो बड़े अच्छे तरीके से आंसर कर लेता है। और जैसे आपने कहा जी ग्रुप में लोग परेशान हो रहे हैं, तो वो लोग वीडियो भी तो पूरी नहीं देखते। उन्होंने कहा अच्छा ये जी डिस्कशन होती है सवाल क्यों हो, ये तो जल्दी बातें, चलो छोड़ते हैं आगे चलते हैं। तो वो जो क्लास के अंदर एक एक्टिविटी होती है ना कि भाई एक चीज़ सोचो, जब मैं आपको सोचने का कह रहा होता हूँ तो लोग सोच रहे होते हैं पता नहीं कितनी देर तक खामोशी, हम तो अगला क्लिप लगाएं या उसको आगे वो टिक कर दें। तो जिस वजह से अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। तो ऑनलाइन हज़रात अगर मुझे सुन रहे हैं तो जहाँ जहाँ सवाल की डिस्कशन हुई उसे मत फॉरवर्ड करें। मैं जब लोगों से पॉइंट्स ले रहा हूँ वो भी काम की चीज़ है, वरना मैं खुद उसे एडिट करवा देता। वो टू वे कम्युनिकेशन का हिस्सा है, वो जो रिवोकिंग का थिंकिंग है वो बहुत जरूरी चीज़ है। तो ऐसे में इंडस्ट्रियों की अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग के बाद आप कम से कम किसी एक इंडस्ट्री के अच्छी तरह से मैप के साथ उस टेबल को लिंक कर लें कि आपको एक्जैक्टली पता लग जाए कि इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी चीज किस किस तरह से लिखी होती है, और किसी इंडस्ट्री के किसी डिस्क्लोजर टॉपिक के अंदर से हमने काम की इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी होती है। मैंने लेक्चर के बीच में एक दिन उसकी आपको प्रैक्टिस करके दिखाई थी। कोड ऑफ एथिक्स और एश्योरेंस में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको समझा हुआ हो और आपको शक्ल पता हो, स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ने पे फंसे तो आप घुस सकें। लेकिन आई रिकमेंड कि ना जाइएगा ओरिजिनल की तरफ, खुद से लिखें तो अच्छा है, क्योंकि उस टाइम पे ढूंढने में और उसको रिप्रोड्यूस करने में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर और आप खुद से लिख लेंगे तो वो बहुत अच्छी बात होगी। तो अगर कोई कहे कि जी एग्जैक्टली याद क्या करना है, तो सिर्फ 4था और 5वां चैप्टर है जो याद करना है।
फिर भी अगर मूड हो कि जी मैं खुद से नहीं लिख सकूंगा तो चैप्टर 1 को याद कर लें। चैप्टर 1 में आपको रिस्क भी मिल जाएंगे, चैप्टर 1 में बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे, चैप्टर 1 में अप्रोचेस भी मिल जाएंगी, चैप्टर 1 में इस तरह की सारी बातें मिल जाएंगी। इसको रट्टा मार लें, इसको रट्टा मार लें, इसको रट्टा मार लें। मुझे बहुत बुरा लग रहा है रट्टा मारना कहने का, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे रट्टा मारना ही मारना है तो ये 3 चैप्टर्स, अगर इससे आपको पेपर में कॉन्फिडेंस आए कि आप बात लिखते हुए अच्छी लिख लें, गवर्नेंस के बारे में डिस्क्लोजर अच्छे तरीके से बता दें, मैट्रिसेस के अंदर की सारी बात सही से बता दें, तो 1, 4, 5 ये 3 चैप्टर्स को क्रैम किया जा सकता है। बात समझ आ रही है? इंडस्ट्रीज को समझना है, एश्योरेंस को समझना है, एथिक्स को समझना है। आसान अल्फाज में चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 12 तक समझ पहले होनी चाहिए और आपने शक्ल देखी भी हो ओरिजिनल की पेपर में रेफर करने के लिए। बात समझ आ रही है? तो इससे ऊपर नहीं है सिलेबस। जेन्युइनली सच्ची बात बताऊं, अगर सिलेबस में से एश्योरेंस और एथिक्स निकाल देना तो है ही कुछ नहीं। मैंने धक्के से इंडस्ट्री पे ज्यादा टाइम लगाया है, मेरी मजबूरी है। मैंने पहले इंडस्ट्री पूरी समझानी थी, फिर आपके दिमाग में एक इमेज बनाना था, फिर आप लोगों ने डिस्क्लोजर टॉपिक्स कौन से होने चाहिए सोचना था, फिर मैंने आपको डिस्क्लोजर टॉपिक दिखाने थे, फिर आपने उसके अंदर के पॉइंट सोचना था, फिर मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाना था। बट असल में ये कहानी सिर्फ 5 मिनट में भी खत्म हो सकती थी। तो टॉपिक बड़ा नहीं है, हमारी जो अप्रोच थी वो ज्यादा लंबी थी, इसलिए कि हमारी समझ बन जाए। समझ बन जाने के बाद जब आप रिवाइज करने बैठेंगे तो रिवीजन इज एज लाइक कि आपने वो टेबल उठा के देखा एक चैप्टर के अंदर एक इंडस्ट्री का, और अगर किसी जगह अटके तो आपने ओरिजिनल में से जाके उसके अंदर देख लिया कि इसके अंदर क्या स्टोरी थी। जी, ये इंडस्ट्री का एंड नथिंग लेक्चर अंडरस्टैंडिंग प्लस मैपिंग। मैपिंग है ओरिजिनल से, और कोई परेशानी की बात नहीं है। 12 के 12 की एक जैसी शक्ल है, एक जैसा स्टार्ट है, एक जैसे वो सारा टेबल देते हैं, एक जैसे पैटर्न पे चलते हैं। हर डिस्क्लोजर टॉपिक पहले अपने आपको एक्सप्लेन करता है, फिर उसके नीचे बात लिखी हुई होती है, तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपको इंडस्ट्री की समझ नहीं है तो उस दिन आपको पेपर में टाइम लगेगा। 6, 7, 8 में किताब ज्यादा हेल्प कर देगी, लेकिन एश्योरेंस और एथिक्स में अगर आप कॉन्सेप्ट से लिख सकें तो पहले वो कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें जब आप जाएंगे तो मिल तो सब जाएगा, वो उसके बाहर तो बना ही नहीं सकते, मिलेगा आपको वहीं। लेकिन ये दोनों 250-250 सफे के डॉक्यूमेंट्स हैं, 20-25 मिनट की ऐसे ही है। ये अगर आपका टाइम खराब कर गए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आइडियली पेपर के स्टार्ट में सस्टेनेबिलिटी के जनरल फायदे या इस तरह की बात वाला सवाल सबसे पहले पिक होना चाहिए, जिसमें आप अपने कॉन्फिडेंस से लिख सके। S1, S2 का सवाल काफी हद तक स्पेसिफिक होगा, और ज्यादातर वही वाली बात है कि आपके पास जो कोर टॉपिक्स हैं आपको पता है कि इसमें क्या लिखने वाली बात है, किस तरह से। आई बिलीव कि इंडस्ट्री वाला सवाल ज्यादा आसान होगा, तो एश्योरेंस या एथिक्स के सवाल की तरफ हमें एंड पे जाना चाहिए। ये टाइम खाएंगे, और अगेन ज्यादा नंबर देने हैं पीछे वाले सवालों ने, तो हो सकता है जब आप एथिक्स और उसकी तरफ जाएं, एश्योरेंस की तरफ, तो तब तक आप पेपर का तकरीबन 68 नंबर का या 70 नंबर का पेपर कर चुके हो। और जब आप यहाँ पहुंचे और टाइम देखें और टाइम 20 मिनट हो, तो बजाय इसके कि एक सवाल देखें उसकी रिसर्च में लग जाए, आप दोनों सवालों का अपनी कॉमन सेंस से एक जवाब लिखना शुरू कर दें, जितना उतने टाइम में पॉसिबल है। क्योंकि आपकी कॉमन सेंस सपोर्टेड बाय लेक्चर्स 80%, 70% एक्यूरेट होगी। लेकिन निखार लेके आना है तो किताब ओपन करनी है, और किताब ओपन करने का मतलब है कि आपको इजाफी 3 नंबर लेने के लिए 20-25 मिनट लग जाएंगे। अगर पेपर में बहुत टाइम हो, आप कहें 1.5 घंटे में मैं सारी चीजें फारिग हो गया, पर रही सिर्फ एक सवाल क्या वो एश्योरेंस का और एथिक्स का, ओपन कर लें, फिर कोई मसला नहीं। लेकिन जब भी टाइम से जंग हो तो इन दो को नहीं खोलना, ये काफी बड़े हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो लास्ट आवर है वो उसकी अटेम्प्ट में होना चाहिए। आइडियली पहले घंटे में जो सवाल होने चाहिए वो पहले पोर्शन का होना चाहिए, वो जो कैटेगरी 1 है, दूसरे घंटे में ये, और तीसरे घंटे में ये। ठीक है, पेपर अगर देखते हैं और एक दफा तोते उड़ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, तो बहुत खुशी की बात है। अगर आपके ये हालात हैं तो बाकी तो मर गए होंगे, तो फिर परेशान नहीं होना, फिर आप बहुत इजी है। अब आपने तो निकल जाना, क्योंकि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करना, आपने बाकियों से बेहतर परफॉर्म करना। अब अगेन पेपर देखा और आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत हवाई बात चल रही है, पता नहीं मैं जो लिख रहा हूँ सही है या नहीं है, तो अगर आपको इंडस्ट्री वाला सवाल नजर आए कि इसका मेरे पास टू द पॉइंट अच्छा जवाब मिल जाएगा, तो अगेन वही वाली बात है, जाती कॉन्फिडेंस सबसे ऊपर। मैं एक सजेशन दे सकता हूं, लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। हो सकता है कोई ऑडिट पढ़ के आ रहा हो और वो कहे मैं तो एथिक्स का सवाल ढूंढ के सबसे पहले करूंगा। हर किसी की अपनी अपनी मर्जी है ना। जेनेरिक फॉर 80% ऑफ द यूजर जो वो सजेशन है वो ये है कि इस ग्रेड के सबसे पहले सवाल किए जाए, फिर इसके, और फिर एंड पे इसके, क्योंकि इस वाले पे आपकी बेस और अंडरस्टैंडिंग बड़े आराम से आपको इजी करा देगी। प्रॉब्लम पता है क्या, मुझे ये अंदाजा है कि S1 अकेले को सिलेबस में लिखने के बाद वो फंस गए बुरी तरह से। उनसे मॉडल पेपर तक S1 में से सवाल नहीं बन सके, क्योंकि S1 अकेले में से 35 नंबर के पेपर को बनाना भी तो अजीब सी बात है जी। इस वक्त नहीं कर सकते, लेकिन इस पेपर के बाद जो है वो जरूर उन्हें समझ आ जाएगी। अभी तक तो कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आया कि वेटेज चेंज हुई है, और इस 11th आवर पे वेटेज चेंज का नोटिफिकेशन नहीं आना। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुना सा लग रहा है कुछ। कंपनी लॉ और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड जो बातें की हैं, आपको याद है हमने एक दिन एक स्लाइड पे देखा था, ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि जी लोकल अथॉरिटीज और इंटरनेशनल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटी में हमने कहा था कि पाकिस्तान की कंपनीज एक्ट ने कुछ बातें की हैं, और फिर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने कहा है कि कम से कम एक फीमेल डायरेक्टर होनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी की कमेटी होनी चाहिए, अपनी मीटिंग्स के एजेंडाज में आप सस्टेनेबिलिटी का जिक्र करेंगे। तो वो वाला जो पेज है उसको, या वो वाला लेक्चर, उसको एक दफा जरा दोबारा देखिएगा तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस तरह से बात कर रहा है। तो हुआ ये कि मैंने कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बिटवीन द लाइंस वहां पे कवर करा दिया, तो पिछले दोनों एक ग्रुप में अचानक से किसी ने अचानक से आइडेंटिफाई किया कि वो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लिखा हुआ है कि उसमें सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड चीजें, तो
तो वो चैप्टर 2 के अंदर एक टेबल में, अगर आप चैप्टर 2 में जाके देखें तो आपको एक टेबल नजर आएगा जिस टेबल में वो कवर हुआ है। लेकिन होता ये है ना कि इस वक्त जब लोग पैनिक के मूड में होते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि हम कैसे परेशान हो। परेशान ऐसे होंगे कि देखें सिलेबस में क्या है, और फिर देखिए इन्होंने क्या कराया, ओए होए होए। तो अगेन एक भाई ने वहां पे एक और ग्रुप भी तो दो है ना, तो वो उधर उन्होंने कहा कि ये तो मुझे थोड़ा सा कंप्लीटनेस पे डाउट हो रहा है, इसलिए ये सब साइंटिफिक प्रोसीजर नहीं मिले थे, क्योंकि वीडियो का नाम था रिस्पॉन्डिंग द रिस्क। तो मैं उसके बाद जो है ना उस पर काफी तड़प के मैंने लंबा चौड़ा सा खिताब किया, कोई 12 मिनट का वॉइस नोट था, जिसमें मैंने एक बात कही कि अगर यहाँ कंप्लीटनेस नहीं है ना तो फिर कहीं नहीं है। मतलब इस सब्जेक्ट में जितना बेस्ट दिया जा सकता है मैंने कोशिश की है कि उससे भी बाहर निकल के वो हो। क्योंकि नया सब्जेक्ट होता है तो रिस्क ज्यादा होता है, खतरा ज्यादा होता है, गाइडेंस बहुत ज्यादा नहीं होती, तो उस वजह से मैंने ओवर एंड अबव, मतलब कॉर्पोरेट लॉ जो कि इससे कम से कम दुगना सब्जेक्ट है, मैंने उससे ज्यादा आज इस सेशन में सस्टेनेबिलिटी की क्लास को दी है। इसका ये मतलब नहीं कि उनको कम पढ़ाया, इसका मतलब ये कि आप लोगों को अनड्यूली ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता बस गैर महसूस तरीके से पढ़ाता ही गया हूँ। नहीं सर वो गैर महसूस नहीं था, हमें तो बहुत ज्यादा महसूस होता था। ठीक है, हाँ हमारी कमर रह गई है आप कह रहे हैं, तो इस पे परेशान नहीं होना कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको पेपर आता होगा और आपको नहीं आता होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को नहीं आता होगा फिर किसी को नहीं आता होगा। आप लोग जिस लेवल की तैयारी करके बैठे हुए हैं, जितना समझ के बैठे हुए हैं, थैंक्स टू यू आप लोग रेगुलरली आते रहे हैं। लिटरली मैं आखिरी दिन तक इतने लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, खासतौर पे जब एथिक्स का पोर्शन शुरू हुआ तो मुझे लगा था कि आप लोग गायब हो जाएंगे और मैं एक दो बच्चों के साथ बैठा हुआ क्लास में। तो आप लोग आते रहे हैं, सीरियस होकर पढ़ते रहे हैं, आपने बड़ा अच्छा पढ़ा है। सबसे पहला वो कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर होना चाहिए कि आपको सब आता है। और पेपर में आई कैप जाहिर है पेपर हलवा तो कभी भी नहीं बनाएगा। तो जब आप पेपर देखेंगे तो आपको फर्स्ट गो में एकदम से अजीब सा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा इजी होके जब आप ये सोचेंगे कि ये पेपर जो भी हो पूछेगा तो उसी सिलेबस में से, और सिलेबस इसी किताब के अंदर कैद है, तो आप थोड़ा सा जब कॉन्फिडेंटली चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे हम भी कई दफा बड़ा सा सवाल देखते थे तो घूम जाते थे, फिर जब आहिस्ता आहिस्ता उसको डिकोड करना शुरू करते थे तो चीजें समझ आना शुरू हो जाती थी। तो जिस तरह का जिस नेचर का पेपर है, वी कैन एक्सपेक्ट के थोड़े से दरमियाने बड़े साइज के सवाल होंगे जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो परफेक्शन शायद आपसे नहीं चाहिए, लेकिन आपकी रीजनेबल एश्योरेंस बाकियों की एब्सोल्यूट एश्योरेंस से भी बहुत ऊपर की होगी। तो ज्यादातर लोग बगैर पढ़े देते हैं, कुछ लोग किताबों को रट्टे मार के देते हैं, कुछ लोगों तक तो किताब ही नहीं पहुंची, कुछ तो ओरिजिनल देख देख के आज तक परेशान हो रहे हैं और भी सोच रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी सेटअप में दूं या ना दूं। कुछ के पास बहुत मोटी मोटी बेहंगम किताबें पहुंची, कुछ के टीचर्स के नोट्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, नए सब्जेक्ट में चैलेंजेस होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी नजरों में तो लेट था कि मैंने महीना सवा महीना लगा दिया सेशन स्टार्ट होने के बाद भी, लेकिन स्टिल वी वर टू अर्ली। हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे टाइम पे सारा अपना करिकुलम भी, अपने वर्किंग भी, अपने नोट्स भी, अपने क्वेश्चन बैंक भी, और वो सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी। और सेशन के बीच में 2 दफा आपसे बड़े लेवल का टेस्ट ले पाया, और अभी भी मैं वो नहीं हुआ, आई एम नॉट डन येट। अभी क्रैश कोर्स के बाद वाले वीक में हमने फुल फ्लेज मॉक करना है इंशाल्लाह। सुबह के वक्त भी करना है जो आईकेप का प्लान टाइम है, और शाम के वक्त भी करना लोगों के लिए जिनको छुट्टी नहीं मिली तो वो शाम में आते थे। जिस दिन आईकेप में सस्टेनेबिलिटी का पेपर है उससे ठीक 2 हफ्ते पहले हम लोग यहाँ सुबह और रात में उसको कंडक्ट कर रहे होंगे इंशाल्लाह। और फिर भी अगर लगे कि चीजें भूल भाल गई हैं, मैं एक दफा रिवाइज कर लूं, तो सबसे आसान रिवाइज करने का तरीका ये है कि आप आ जाएं अगले वीक रिवीजन क्लास में। हम तेजी से 5 दिनों के अंदर अंदर सारी चीजों को गो थ्रू करेंगे। शायद वो उतनी डीप डाउन क्लास ना हो जिस तरह से यहाँ बहुत ज्यादा टू वे कम्युनिकेशन चल रही होती थी, लेकिन इस वक्त आपको शायद अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, इस वक्त आपको रिवीजन चाहिए और एक हौसला चाहिए कि हाँ ये सिलेबस और ये मजा आता है। डन। तो क्या हम अभी भी उस वाले उस पे टाइम है कि आप लोग ये पढ़ेंगे? जी, अब अगेन डिस्क्लोजर टॉपिक्स में क्या हम खुद से लिख सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। डिस्क्लोजर टॉपिक बड़ा रेगुलेटेड फ्रेमवर्क है, उसमें जो उन्होंने बताया हुआ जिस तरह से, हाँ अगर वो कहें कि बताओ इसके डिस्क्लोजर टॉपिक में किन चीजों पे डिबेट होनी चाहिए, और वहां लिखा हुआ है कि अपनी पॉलिसी बताएं, तो पॉलिसी बताते हुए आप अपना बीच में मसाला ऐड कर सकते हैं। लेकिन जहां एक्सप्रेसली लिखा है कि आपने नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बताने हैं, तो वहां पे हम खुद नहीं कर सकते कुछ। जी, अगर उसने एसएसबी का नाम लिए बगैर कहा कि बताएं कि जी आइडियल क्या डिस्क्लोजर होने चाहिए, तो वो कोई इंडस्ट्री तो बताएगा। अगर उसने क्लाइमेट रिलेटेड बात नहीं की तो फिर आपके पास और स्कोप ही क्या है? मतलब क्या कहता है, जब हमसे मैट्रिक्स पूछे क्या कहते हैं इंडस्ट्री के, तो हम लोग वही में बुक में लिखे हैं, हमारे मामले वाले पुलिस नहीं बुक वाले। लेकिन जहां दिमाग से लिखने वाली बात है मैंने आपका साथ दिया, तीसरे पोर्शन में मैंने आपको खुद कहा है। लेकिन क्योंकि तीसरे पोर्शन में किताब को रेफर करने से नंबर 2-3 पढ़ने हैं, बट इस वाले पोर्शन में ओरिजिनल को रेफर करने से आप 5-6 नंबर अपने बेहतर कर सकेंगे। तो एसएएसबी के अंदर आप थोड़ा सा ओरिजिनल को जरूर वो कीजिएगा। मैंने आपसे कहा कि आपकी मैपिंग ओरिजिनल की अच्छी होनी चाहिए। डन। तो अब वो जो हम दोबारा इकट्ठे होंगे क्रैश के बाद, वो मंडे वाला दिन होगा या वो मॉक वाला दिन होगा? मंडे इकट्ठे होंगे, मैं अकेला ही होऊंगा, आप लोग आएंगे, ठीक है इंशाल्लाह ताला। ड्यूरिंग, यस ऐसे ही है, ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ड्यूरिंग क्रैश, जो आपके सवाल जनरेट हो, हम मंडे वाले दिन बजाय इसके कि वो क्रैश में, क्योंकि क्रैश में जब लोग सवाल पूछ रहे होंगे तो वहां तो उतना मार्जिन नहीं होगा, तो मैं उन सारे लोगों को जिन जिन के सवाल होंगे उनको कह दूंगा जी पीर वाले दिन इकट्ठे होते हैं और जो जो आपके सवाल परेशानी है उस पर बात करते हैं। भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी, इन्होंने कहा कि अगर हम क्वेश्चन करें और हम उसको शेयर करना चाहें कि वो चेक हो तो कैसे शेयर करें। भाई ने बहुत प्यारा बात की, पूरे सेशन में ये बात सबसे प्यारी लगी, चैट जीपीटी। ठीक है चलें। इन्होंने कहा जी वो जरा थोड़ा सा हमें कई दफा अच्छा जवाब ना दे, आपने क्या करना है, आपने मुझे मेल करके कहना है कि सर मुझे एक प्यारा सा प्रॉम्प्ट बता दें, एक खूबसूरत सा इतना लंबा चौड़ा एक प्रॉम्प्ट होगा, मैं आपको दूंगा, आपने अपना सवाल और आंसर फेंकने से पहले मेरा वो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है, और उसके बाद वो सारे मसाले उसे दे देने। यकीन करें बहुत अच्छा काम करेगा वो। जी भी सही है, ताकि कभी इस्तेमाल की जरूरत भी ना हो। प्रॉब्लम ये है कि वहां तक पहुंचे तो सही ना, पर एटलीस्ट एक दफा वो उस जगह तक पहुंचे
क्योंकि होता ये है कि मैं ये कहता हूँ ना, मैं ये सारे सवाल स्क्रीन पे लाके इसको डिस्कस कर लेता और आप उसको भी वीडियो को प्ले करके खत्म कर देते। तो ये जो प्रोवोकिंग द थिंकिंग है वो बड़ा जरूरी है। मैंने इतने सारे टाइम इसलिए लगाए हैं कि हम चीजों को समझें और कम से कम करने की कोशिश करें। जिस दिन आपने करने की कोशिश की और मुझे मेल किया, इंशाल्लाह ताला अगर अगले 4 दिन में मेल नहीं ना किया, उसके अलावा किसी दिन मेल किया, इंशाल्लाह आपको अगले दिन से पहले पहले जवाब आ जाएगा। बस अगले 4 दिन में डिस्क्लेमर दे दिया, क्योंकि इस टाइम पे वो कैफ के रिजल्ट वाली थ्योरी जो है वो बावजूद शदीद कोशिश जो है ना वो नहीं कवर हो पा रही। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, काम करना है। असल में पता है क्या, रजे हुए पेटों के मसले और होते हैं। आपके पास सब है। नॉर्मली इस टाइम पे बच्चे कह रहे हैं सर प्रैक्टिस का कोई सवाल बता दें, सर को नोट्स बता दें, सर कोई की पॉइंट्स प्रोवाइड कर दें। अब सब कुछ दे दिया आपको, अब पेट भर गया। अब आप कह रहे हैं कि यानी कुछ ऐसी बात हो जिसमें जो है ना वो कुछ वो यूनिक हो। ठीक है, यकीन माने मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए बहुत आसान था कि आपके ये 8 सवाल इकट्ठे सॉफ्ट में दे दे। आप जाके देखें, हर सवाल काट के एक अलग पीडीएफ बनाई हुई है, जस्ट बिकॉज कि आप एआई को यूज कर सके। और कम से कम आज से 1.5 महीना पहले मैंने पूरी अप्रोच बताई थी कि आपने उसको किस तरह से एआई को यूज करना है। फिर भी भूल गए, कोई मसले वाली बात नहीं है। कम से कम एक दफा तैयारी करके जब उस पॉइंट पे पहुंचे और चेक करना चाहें अपने आप को, मुझे मेल कर दें कि सर मुझसे नहीं हो रहा। पहली बात ये है कि आपसे अगर नहीं हो रहा तो एक बूढ़ा बंदा आपको कैसे बताएगा? अगर जवान बंदे से एआई यूज नहीं हो रहा, फिर भी नहीं यूज हो रहा, कोई बात नहीं, बूढ़ा बंदा आपको बता देगा कि एआई किस तरह से करना है। लेकिन एक कोशिश तो करें। क्या चीज? क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। आंसर में तो लिखना चेक करवाने के लिए हाँ। करेंगे। असल में उस पे हाँ, अब अगर लिखना भी मैंने सही बात है। यही मसला है। मैं शेक्सपियर को दिया था ना, तो बुक में आंसर है और जो वो उसका आंसर चैट के जो बता रहा था, दोनों बहुत सा फर्क होता है। तो ओपन फ्रेमवर्क है ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो प्यारा सा प्रॉम्प्ट है, चलें आपने उसे कहना है कि ये जो मेरा सवाल है, ये जवाब सजेस्टेड है, 70% ऑफ द कंटेंट मेरा अगर इस जवाब से मैच कर रहा है तो तुमने देखना है। और उसके अलावा अगर मैंने बात लिखी है तो बताओ कि जो मैंने लिखा है वो लॉजिकली सही है, तो मुझे उसके हिसाब से नंबर देना है। जीपीटी पे एक लाइन के प्रॉम्प्ट से कुछ और जवाब आता है और एक सफे के प्रॉम्प्ट से कुछ और जवाब आता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर जितना अच्छा, ये इतना कैपेबल टूल है कि आप इसको बताएं कि सामने एक दरख्त बनाना और दरख्त पे 13 रंग के पत्ते होने चाहिए और इस रंग के पत्ते के दरमियान में इस तरह की लाइन होनी चाहिए। अगर आप इतना डीप डाउन बताएंगे तो वो इतना ही डीप डाउन काम करके देगा। और जब कहेंगे पत्ते होने चाहिए तो फिर खुद से सोचेगा कि पत्ते इसके मुल्क में किस तरह के होते होंगे और किस रंग के पत्ते इसको दिखाऊंगा तो मेरे पुराने इंटरेक्शन से इसके कौन से रंग ज्यादा पसंद थे, तो वो सोचना शुरू कर देगा। तो इसको आप जितना डायरेक्टिव टोन देते हैं जीपीटी को, आपको ये उतना प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देता है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द गेम। सारे लोग वही यूज कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते। इवन प्रॉम्प्ट बनाने का भी आसान तरीका, इसी जीपीटी को बोले, जीपीटी पे माइक का बटन बना हुआ है, दबाएं और बेशक उर्दू में बोलना शुरू कर दें। उसे कि भाई मेरे पास एक सवाल है, मेरे पास एक सवाल पीडीएफ में मौजूद है, मैं कुछ टाइप करके तुम्हें बताऊंगा, मेरे पास उसका एक सजेस्टेड सॉल्यूशन है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि उसको भी देखो और अगर मैंने कुछ जेनेरिक वो बात की है तो उसको भी देखो। काइंडली मुझे एक प्यारा सा प्रॉम्प्ट बता दो जो मैं चैट जीपीटी को दूं ताकि वो मेरे मसले का हल बता दे। उसी जीपीटी ने आपसे सुन के आपको अपने लिए एक प्रॉम्प्ट बना के देना है कि मुझे ये दोगे तो मैं बड़ा जबरदस्त जवाब दूंगा। तो वही प्रॉम्प्ट उठा के आप उसे देंगे और वो बेहतरीन काम करके देगा। जबान की कैद नहीं है, फॉर्मेट की कैद नहीं है, सिर्फ टूल को अच्छे तरीके से यूज करना है। हाँ, कैद कहां पे होगी? जब आप बहुत ज्यादा से फाइलें दे रहे होंगे तो टाइम पे आके कहेगा कि भाई फ्री वाले में बस इतना ही, इतने टाइम के बाद दोबारा आना या इस तरह से करके, तो टूल्स वैसे ही बेताश है। फिर भी अगर कभी आपने एक ऐसा टूल यूज करना हो जो आपको एक्जैक्टली उसी डॉक्यूमेंट में से जवाब दे, लेफ्ट राइट से जवाब ना दे, तो एलएम, नोटबुक एलएम गूगल का, वो आप उसे बताते हैं ये सोर्स है और फिर आप वो आपके सोर्स में से ही आपको सारी बातें करता है। वो लेफ्ट राइट बाहर निकल के इंटरनेट से जवाब नहीं देता। डन। तो बहरहाल जो है वो एज्यूमिंग रेगुलर क्लास जो है वो खत्म हो गई है, तो सेशन बड़ा अच्छा रहा। आप लोगों ने जो है वो बड़ा अच्छे तरीके से, बड़ी एंटरटेनमेंट भी बीच में रही और जो है वो जनरल एडवाइस एक ही है, अब पढ़ना शुरू कर रहा है। हाँ, वो आखिरी दिन है ना, वो पता लगा बाहर जा रहे हो तो बच्चा पीछे से इंक फेंक रहा हो और जो है वो दीवारों पे लिखते हुए जा रहे हो। तो बहरहाल ये है कि आई ट्राइड माई बेस्ट। और सेशन के शुरू में मुझे खुद भी इतना भरोसा नहीं था, एक नियत थी कि मैंने इस सब्जेक्ट पे काम करना है और शायद सीए फाइनल के किसी भी सब्जेक्ट में एक अकेली अटेम्प्ट में इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस शायद मैं जिंदगी में पहली दफा दी है। किसी भी और सब्जेक्ट को आहिस्ता आहिस्ता ड्राफ्ट होता है, क्राफ्ट होता है। एक सेशन में क्लासें होती हैं, अगली दफा थोड़ी और रिफाइन होती है, फिर और रिफाइन होती हैं। एक हवाई फ्रेमवर्क के साथ इस सब्जेक्ट पे मैंने कोशिश ये की है कि आपकी जिन जिन दिनों क्लास होती थी, मैं उससे पिछले दिन वाकई ही सुबह 4 बजे यहाँ से निकल रहा होता था। हर स्लाइड पे, इवन एक स्लाइड पे क्या इमेज आ रहा है, उस इमेज को भी मैं 5-5-6 दफा चेंज करवा के और क्रिएट कर रहा होता था कि आप लोगों के पास जो लेक्चर आए वो फाइन ट्यून्ड हो। तो वो तो कहने का मतलब है दिस वाज द बेस्ट फ्रॉम माय साइड और मैंने पूरी कोशिश की है। तभी तो मैं कहा कि ग्रुप में एक बंदे ने कहा कंप्लीटनेस, मैंने कहा सस्टेनेबिलिटी में बात नहीं करनी। तुम कॉर्पोरेट लॉ में बोल दो मैं मान लूंगा, तुम ऑडिट में बोल दो किसी और जगह। तो यकीन माने आपने इस टाइम पे जितना पढ़ा है ये सबसे ज्यादा है। हमने काम की बात पढ़ी है, हमने लिखना सीखा है, हमने सवालों पे डिस्कशन की है, हमने कॉन्सेप्ट समझे हैं, हमने चीज़ों कौन सी याद करनी है उसकी लिस्ट भी देख ली जो मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता। आपके पास सवालों की प्रैक्टिस है, सवालों का डाटा है, आसान अल्फाज में नोट्स मौजूद हैं। हमने मॉक को डिस्कस किया हुआ है। अभी जो मैं आपसे फाइनल मॉक ले रहा हूँ, हमने मिड टर्म डिस्कस किया था, फाइनल मॉक ले रहा हूँ, उसकी डिस्कशन भी करने की कोशिश करूंगा। अगेन उसी तरह से हम कोई क्लास या सेशन रख लेंगे, आप लोगों को मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल कर दूंगा। तो इस सब के बाद ये नहीं सोचना कि आपको नहीं आता। शायद आपको याद नहीं आ रहा होगा लेकिन आपको आता होगा। आप उस सवाल को करना शुरू करेंगे तो आपके जहन में सारी चीजें कवर हो जाएंगी।
तो एक नए पेपर के अंदर इतने जज्बे के साथ जब आप जाएंगे तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह ताला कि हमारी क्लास के मैक्सिमम स्टूडेंट जो है जिन्होंने मेहनत की होगी वो बड़े आराम से इसमें गो थ्रू कर जाएंगे। अगर आप कहीं मार खाए जिसको मैं नहीं कंट्रोल कर सकता वो आपकी राइटिंग है, जो मेरे हिस्से में नहीं है। मैं 20 में से 19 चीजें कर सकता था, मैंने कर दी है। लेकिन अगर आप अपनी राइटिंग से मार खा गए पेपर में तो वो गलत बात होगी। राइटिंग में इंप्रूव करने के लिए आज कोई इंग्लिश के साथ नहीं ढूंढना, आपने ये जो सवाल दिए हुए होते हैं चैप्टर्स के एंड पे, एक एक सवाल को थोड़ा सा टाइपिंग करके अपने आपको देखना है, वही वाली बात है, जीपीटी से चेक कर लेना है। अब तो आपने कोई लिखा हुआ तो देना नहीं, आपने तो टाइप हुआ उसे देना है। तो एडवाइस सिर्फ ये है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, आपको सब आता है और पेपर में आपने ये सोचना है कि आप पेपर पास करने गए हुए हैं। याद रखिए कि ये वो आई कैप है जो तेजी से पास करना शुरू हो गया है। तो पहली आई कैप पास कर रहा है, सब्जेक्ट नया है जिसकी वजह से टाइप 1 टाइप की अंडरस्टैंडिंग होती है, वो जरा हाथ हल्का रखते हैं पहली दफा। तो ये आप देने भी गोल्डन अटेम्प्ट जा रहे हैं जिसमें उनका दिल बड़ा होता है, उन्हें पता होता है कि नया सब्जेक्ट आया था तो इसमें लोगों को डिफिकल्टी रही होगी। तो जून अटेम्प्ट वालों के पास तो बहुत ही गोल्डन चांस है, पढ़ा भी अच्छा है, समझा भी अच्छा है। अगर आप लिख भी थोड़ा सा मुनासिब देंगे आई एम वेरी श्योर कि आप लोग पास हो जाएंगे। डन, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं क्रैश में मंडे वाले दिन।